My screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये जो ये जो हमारे आज की Yes, मीटिंग sir. है, जो एक लेक्चर्स है, वो बेसिकली रिसर्च मैट्रिक्स पे है। ये जो है टर्म्स, वो बेसिकली आपको पूरे आपके पीएचडी में कहीं ना कहीं पे यूज होगा ही, कि ये जर्नल है, ये जर्नल की रेपुटेशन इतनी है, ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, ये जर्नल अच्छी है कि नहीं है, वो सभी है जो इसके रिगार्डिंग जो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ये इसके रिगार्डिंग ये पूरा लेक्चर्स है। आप ये बेसिकली आप सभी ने तो पढ़ा ही है, लेकिन ये रिवीजन टाइप का लेक्चर्स है। फर्स्ट, व्हाट इज द रिसर्च मैट्रिक्स? Research metrics are the quantitative tools to use to help assess the quality and impact of the research outputs. जो हमने अभी जो बोला वही कि रिसर्च मैट्रिक्स है, अपनी जर्नल जो भी आप कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, उसका एक क्वांटिटेटिव, उसका एक प्रमाण माप है कि वो जर्नल अच्छे है कि नहीं, उसमें जो रिसर्च आ रहे हैं, उसमें जो लेख आ रहे हैं, वो लेख अच्छे है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब आप रिसर्च मैट्रिक्स से आप मेजर कर सकते हो। रिसर्च मैट्रिक्स आर यूज्ड because of a desire for a quantifiable objective means of the comparing scholarship for the purpose of promotion and tenure and to attract or grant funding. Basically एक मिनट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैंने अभी मेरा एक कॉल आया था, इसलिए मैंने म्यूट किया था। जो बेसिकली ये जो जैसे आप अपने रिसर्च मैट्रिक्स अपने ये बेसिकली पर्सनल लेवल पे भी होती है और जो पब्लिकेशन लेवल पे भी होती है, जर्नल लेवल पे भी होते हैं। अगर आप एज अ पर्सनल, अगर आपका रिसर्च मैट्रिक्स अच्छा है तो मीन्स आपका जो भी है साइटेशन अच्छा है, वो आपके अगर एज अ टीचर आप अगर दिखाओगे, तो आप अगर आपके साइटेशन अच्छे होंगे तो आपको प्रमोशन भी अच्छा मिलता है और आपकी एक रिसर्च प्रोफाइल भी एक अच्छी बनती है। अगर आप एज अ साइंस स्टूडेंट हो या फिर सोशल साइंस के भी स्टूडेंट हो, उस समय अगर बेसिकली आपका साइटेशन अच्छा है तो मीन्स आपके काम को ज्यादा फॉलो करते हैं और आपके काम से ज्यादा उनको इंस्पिरेशन या फिर कुछ भी उनको चाहिए तो मिल सकते हैं। उसके लिए भी ये रिसर्च मैट्रिक्स सबसे अच्छा है। अगर जैसा रिसर्च मैट्रिक्स आपका अच्छा हो तो आप इन सबकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी हो सकती है। रिसर्च मैट्रिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग: साइटेशन मैट्रिक्स, जिसे हम बिबिलियोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, और दूसरी एक अल्टरनेटिव मैट्रिक्स। ये अल्टरनेटिव मैट्रिक्स है, वो भी हाल ज्यादा पॉपुलर है, नॉट इवन इन इंडिया, लेकिन अब्रॉड में भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। रिसर्च मैट्रिक्स पहली जो हमने बोली है साइटेशन मैट्रिक्स मींस बिबिलियोमेट्रिक्स। Citation matrix basically means count the citation of your research papers or the maybe your publishers or any journals. Citation matrix count and analyze the number of times other researchers refer to a given publication and can be useful measure of the level of attention and impact within the scholarly publishing. तो citation basically आप आपके काम को दूसरों ने कितनी बार रिफर किया है, उसके बेसिस पे जो आपको एक नंबर मिलता है, वो आपका एक साइटेशन होता है कि इतने पर्सन्स ने वो आपके काम को फॉलो किया है, आपके काम को रेफरेंस दिया है, उसके लिए अपने काम के लिए आपका जो रिसर्च वर्क है उसको यूज किया है। दे कैन बी जनरेटेड ऑन द जनरल आर्टिकल और द ऑथर लेवल। मींस जर्नल के लिए भी साइटेशन इंडेक्स बनता है, एक आर्टिकल के लिए भी बनता है और एक पर्सनल लेवल पे एक ऑथर के लिए भी बनता है। जैसे आप ऑथर लेवल पे जैसे आप देख सकते हो गूगल स्कॉलर वो सब है, वो एक पर्टिकुलर ऑथर लेवल वाला साइटेशन बेस है। There are various metrics available for general level such as the impact factor, eigenfactor, site score, SNIP, SJR, ये सब है जो बेसिकली जनरल्स के लिए साइटेशन जो आता है उसके बेसिस पे उसका जो पूरा इम्पैक्ट
काउंट होता है उसके लिए ऑथर लेवल पे एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आई10 इंडेक्स, एम इंडेक्स, वो सब है जो एक ऑथर लेवल पे है। और आर्टिकल के भी है जो बेसिकली आप किसी भी जर्नल में देख सकते हो, उसमें लिखा होगा मोस्ट साइटेड आर्टिकल, मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल, वो सब जो होता है वो एक आर्टिकल के लिए होता है, वैसे भी जर्नल के लिए भी होता है। फर्स्ट इज इम्पैक्ट फैक्टर। बेसिकली जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बेसिकली जब भी वो साइंस जर्नल के लिए हो, वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम जब एज अ साइंस स्टूडेंट या फिर जो भी उसके रिलेटेड जो फील्ड है जिसमें आपने पढ़ा होगा तो जेसीआर है, जेसीआर में जितनी भी फील्ड कवर होती है उसके रिगार्डिंग ये इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। The impact factor is probably the most well-known metric for the assessing general performance, designed to help librarians with the collection management in 1960s. It has since become a common proxy for general quality. वो बेसिकली आप इम्पैक्ट फैक्टर है तो आप हर जगह इम्पैक्ट फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। अगर अच्छी कोई रेप्यूटेड जनरल है तो उसका आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा। ऐसा भी होता है कि आपको जनरल में 2-3 टाइप के इम्पैक्ट फैक्टर मिलते हो। आपको अगर लिखा होगा वर्ल्ड इम्पैक्ट फैक्टर है या फिर कोई भी मींस इम्पैक्ट फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी में वो लोग इम्पैक्ट फैक्टर यूज करते हैं लेकिन जो जेसीआई थॉमस रूटर की जनरल का जो इंडेक्सिंग साइट का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वही हर बार कंसीडर होता है, वही एक्चुअल में इम्पैक्ट फैक्टर है। और उसके अलावा जो भी इम्पैक्ट फैक्टर होगा उसको वो क्लैरिफाई न कंसीडर नहीं करते आपके रिसर्च प्रोफाइल के लिए। अगर वो थॉमस रूटर जनरल में ही वेब ऑफ साइंस की जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होगा वही कंसीडर किया जाता है सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर में। The impact factor is a simple research metric and its average number of citations received by the articles in the journal within a 2 year. 2 साल की पीरियड में जर्नल आपके आर्टिकल को या फिर जर्नल को जितना साइटेशन क्रिएट होता है वो साइटेशन के बेसिस पे उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर डेवलप होता है। आपने अगर कुछ सुना हो तो कि ये हाई नेचर की जर्नल है या फिर प्लॉस वन की जर्नल है, पीयर जे की जर्नल है या फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की जर्नल है, ये सब जर्नल है जो हाईली रेप्यूटेड है क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी हाई होता है। और कुछ नेचर्स के जर्नल के इम्पैक्ट तो अबाउट 20, अबाउट 30, अबाउट 50 होते हैं, मीन्स वो हाईली रेप्यूटेड पेपर्स होते हैं। उसमें अगर पब्लिकेशन आ जाता है तो मीन्स वो आपका हाईली रेप्यूटेड पब्लिकेशन होता है। The Web of Science Journal citation reports publish the official result annually based on this calculation. जैसे मैंने बोला कि जो वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग की जो जर्नल होगी उसके इम्पैक्ट फैक्टर को ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आप सभी ने जो अपने असाइनमेंट वन में अगर देखा होगा तो वेब ऑफ साइंस की जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर आपके लिए मांगा था, वो आप सबको मिला था उसमें? यस सर। जैसे जो वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस के जर्नल में जो दिखाया होता है वही इम्पैक्ट फैक्टर ओरिजिनली कंसीडर होता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आप जर्नल को जो 2 साल में कितने साइटेशन मिले हैं उस सब का सम करते हैं और 2 साल में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए उसका जो डिवाइड उसके बाद उसके साथ डिवाइड करते हैं, उसके साथ जो नंबर मिलता है वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है। हेलो सर, सुनील सर। यस सर फिर से रिपीट कीजिए ना कि नहीं, मैं वही आपको एग्जांपल के थ्रू का भी दिखा रहा हूँ इसलिए। यस सर, एवरेज किसका निकालेंगे हम? ये जो 2000 मींस ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बेसिकली वेब ऑफ साइंस की जर्नल में जो इतने इंडेक्स होगी उतने ही जर्नल का निकलता है। और उसमें कैसे जैसे 2015 में 46 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और उस 46 आर्टिकल के 109 मींस 109 उसके टोटल साइटेशन है। और दूसरे 2016 में 50 आर्टिकल पब्लिश हुए टोटल और वो 50 आर्टिकल के टोटल 105 उसके टोटल साइटेशन है। तो फर्स्ट जो ये जो साइटेशन है, हेलो, ये जो पहले ये जो दोनों साल में प्लीज
प्लीज आप म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट ऑल योर माइक। आप सभी के अपने माइक म्यूट कर लो, कोई क्वेश्चन होगा तभी माइक ऑन करना। ये जो अगर मुझे 2017 का जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर निकलना है तो 2015 और 16 में जितने आर्टिकल पब्लिश हुए और वो आर्टिकल के साइटेशन को मुझे काउंट करना है। मींस मुझे 2017 में किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर निकलना है तो 2015 में मींस उसके 46 आर्टिकल पब्लिश हुए और 46 आर्टिकल के 109 साइटेशन है, और उसके दूसरे साल में 2016 में 50 आर्टिकल पब्लिश हुए और वो 50 आर्टिकल के टोटल 105 साइटेशन है। तो जैसे इक्वेशन में दिखा है, पहले मुझे साइटेशन का समेशन करना है, उसका मींस टोटल करना है, वो है 15 का 109 और 16 का 105, वो उनका मैं टोटल करूंगा, मींस टोटल है मेरा 214, और उसको डिवाइड करना है मुझे टोटल पब्लिश आर्टिकल में, और टोटल पब्लिश आर्टिकल है मेरा 2015 में 46 और 2016 में 50, मींस उसका मेरा टोटल हुआ 96। तो मुझे 2017 का मुझे इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट में जो मेरा साइटेशन काउंट है 214, उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल पब्लिश आर्टिकल से। बोलिए, हेलो। जो साइटेशन है उसको मैं पब्लिश आर्टिकल से डिवाइड करूंगा, उसको जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो मेरा होगा जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। जैसे मुझे यहाँ पे 214 को डिवाइडेड किया मैंने, टोटल पब्लिश आर्टिकल 96 है, और जो मुझे आंसर आया 2.229 वो है जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2017 के लिए। वैसे ही जो वेब ऑफ साइंस की जितनी भी जर्नल्स है उसका इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। सर स्लाइड चेंज करिए ना, वो स्क्रीन पे पहली वाली स्लाइड दिख रही है। कौन सी? अभी ये जनरल इम्पैक्ट फैक्टर वाली मैट्रिक्स साइटेशंस वाली स्लाइड दिख रही है सर। वो मे भी आपके यहाँ सभी को वही है। यस सर, यस सर। यस सर, हाँ जी। आप जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही है। यस सर, इट्स नॉट विजिबल। ओके ओके। अभी वो स्लाइड दिखाई दे रही है? जी हाँ सर। सर, अब दिख रही है। यस सर, दिखाई दे रही है। यस सर, यस सर। मैंने जो अभी जो जनरल इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बताया, मींस 2015 और 16 के बारे में, मुझे अगर 2017 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो उसके पिछले 2 साल में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए और वो आर्टिकल के कितने साइटेशन है उसका मैं पूरा काउंटिंग में यूज करूंगा। मींस टोटल 15 में आर्टिकल पब्लिश हुए 46 और उसको 46 पेपर के टोटल साइटेशन है 109। 2016 का टोटल पेपर आर्टिकल पब्लिश हुए 50 और उसके टोटल साइटेशन है 105। तो पहले में जो साइटेशन है दोनों साल के उसको लिए काउंट करूंगा, मींस 109 और 105 उसको काउंट करूंगा, मींस उसका आंसर है 214, और उसको डिवाइड करूंगा मैं टोटल पब्लिश आर्टिकल्स के वो 2 साल में, पिछले 2 साल में वो जो आर्टिकल मींस टोटल पब्लिश आर्टिकल का काउंट है मेरा 96। तो जो साइटेशन है डिवाइडेड बाय टोटल पब्लिश आर्टिकल, और जो रिजल्ट आया वो होगा जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। बेसिकली ये जर्नल पे जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर जनरेटेड फ्रॉम द जो क्लैरिवेट साइट से उस पे डिस्प्ले करते हैं। बेसिकली वो फ्रीली अवेलेबल, वो जो वहां पे जो उसकी जो पूरी कॉपीज है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप गूगल पे टाइप करके भी वो लेटेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हो। अगर पूरी कॉपी चाहिए तो उसके लिए वो आपको परचेस करनी पड़ती है, वो बेसिकली वो हाई प्राइस में होती है। अगर आप वो गूगल से भी वो देख सकते हो कि उसका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, या फिर आप उसकी जर्नल की वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि वो जर्नल को पिछले साल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना आया है। अगर आपको पूरी कॉपी चाहिए तो वो कॉपी उसकी बहुत ही हाईली उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है उसको परचेस करने के लिए। जब आपको फुल उसकी जितनी भी जर्नल्स है उस सभी जर्नल्स का चाहिए तो जो CRF इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एकेडमिक जर्नल्स इन द नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग इम्पैक्ट फैक्टर। मैंने जैसे बोला कि सभी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ऑफिशियल नहीं आएगा, लेकिन जो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के रिलेटेड जो जर्नल्स है जो JCR कवर करती है अपने इंडेक्सिंग में,
उसी साइट का एक ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर रिलीज होगा, और उसके अलावा जो भी साइट डिफरेंट जर्नल्स होगी वो अपने डिफरेंट अपने रिसर्च मैट्रिक्स डेवलप करती है। लेकिन जो इम्पैक्ट फैक्टर वर्ड है वो बेसिकली ये जो JCR वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग जर्नल्स है उसका ही कैलकुलेट होता है। उसको बेसिकली साइंस जर्नल भी बोलते हैं, मींस साइंस रिलेटेड जर्नल। वो आप कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि आपकी साइंस जर्नल में इम्पैक्ट कितना है, तो बेसिकली साइंस वही होता है, साइंस मींस साइंस रिलेटेड जर्नल, और बेसिकली वो कि जो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स होती है। तो JCR सर was JCR का फुल फॉर्म एक बार आप बोल सकते हो तो? Yes, sir. Yes, yes. What is the General JCR, sir? Yes, sir. यहाँ पे लिखा है वेब ऑफ साइंस का जनरल साइटेशन रिपोर्ट। JCR का फुल फॉर्म होता है जनरल साइटेशन रिपोर्ट। Citation. Sir. यहाँ पे मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इम्पैक्ट फैक्टर वाली, उसमें मैंने Yes, रेड sir. अक्षर का लिखा ही हाँ है जी सर। जो वेब ऑफ साइंस है जनरल साइटेशन रिपोर्ट। Sir, I have one question. हाँ बोलिए। सर ये जो आपने बताया है कि हमें जो इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, अगर हम जो वेब ऑफ साइंस है, अगर वो आपने बोला कि टोटल आर्टिकल लेने, तो हमें वो कोई एक फील्ड के जो आर्टिकल है वो टोटल लेने की या जो ये कोई पर्टिकुलर ईयर है नहीं, उनमें जो पूरे आर्टिकल आए हैं एक जनरल जो पब्लिश होती है वो जनरल में कितने आर्टिकल है ना वो लेते हैं, वो जनरल के आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसमें टोटल कितने साइटेशन आते हैं वो लेते हैं। एक जनरल में मिनिमम पूरे साल में एवरेज 50 से 60 आर्टिकल्स आते हैं। अगर वो एन्युअली होती है तो, अगर बाय एन्युअली होती है तो बाय एन्युअली भी काउंट कर मींस 6 मंथली होती है तो उसको 6 मंथली वाइज भी काउंट करते हैं कि 6 मंथ में जैसे 35 आता है और दूसरे 6 मंथ में 35 आता है, तो टोटल एक साल में उसका 70 जितना आया। मींस एक साल में जितने आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसको, और जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसके साइटेशन कितने मिले उसको काउंट किया जाता है। सर मेरा एक और सवाल है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, काफी सारी जर्नल है ना, तो उसके होम पेज पर हमें इम्पैक्ट फैक्टर नहीं दिखाई देता, तो उसका कारण क्या है? अगर वो तो जनरल और वो यूजीसी के केयर लिस्ट में भी है, इम्पोर्टेंट थिंग। वो यूजीसी केयर लिस्ट में अगर देखोगे तो वो ग्रुप में डिवाइड होती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बेसिकली जो आप देखोगे वो ग्रुप 1 देखोगे, लेकिन ग्रुप 2 है वो बेसिकली जो वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, उसको डायरेक्टली जो भी जनरल वेब ऑफ साइंस और स्कोपस में आ जाती है वो सभी ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग यूजीसी केयर लिस्ट में इन्वॉल्व है। ओके। तो वो जो भी जर्नल्स है, मैं पहले मेरा जो भी है वो आपको बोल देता हूँ। आपने अगर यूजीसी केयर लिस्ट की साइट देखी होगी तो उसमें डिवाइड किया है ग्रुप 1 ग्रुप 2। हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैंने देखा है। हाँ। ग्रुप 2 बेसिकली ये जो है वेब ऑफ साइंस स्कोपस जो भी और वो डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूँ वो सर ग्रुप 1 के बारे में बोल रहा हूँ। ग्रुप 1 में मैंने काफी ऐसी सारी जर्नल मैं वो क्योंकि वो जो इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग डाउटफुल होता है, वो मैं इसलिए बोला कि वो जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर काउंट नहीं होते हैं। अच्छा, वो सभी साइड जर्नल के नहीं होते हैं। दैट मीन्स के ग्रुप 1 में जो भी सारी जर्नल है तो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। कभी भी निकल सकती है, कभी भी फिर से आ सकती है। अच्छा, लेकिन ग्रुप 2 में जो है वो सभी अच्छी जर्नल है और वो स्टैंडर्ड है। ओके और ओके उसका ओके। एक मींस उसके एक रूल, उसका जो भी है एक इंडेक्सिंग का रूल फॉलो होता है उसमें, और वो भी जर्नल सभी जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं। ओके ओके क्योंकि वो डबल बाइंडेड रिव्यू होती है उसमें, मींस बहुत सारे प्रोसेसर फॉलो करती है। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ओके। मींस अभी हम जो अभी नेक्स्ट करते हैं, मींस करंटली द JCR एज अ डिस्टिंक्टिव सर्विस इज बेस्ड ऑन साइटेशन compiled from the science citation index expanded and the social science citation index। जैसे हमने बोला कि citation index डिफरेंट citation index साइट्स आती है कि जो सभी जर्नल्स को उसके अंदर उसके मैट्रिक्स डेवलप करती है, वैसे ही JCR वेब ऑफ साइंस वो बेसिकली डिपेंडेंट है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, उसको बोलते हैं SCIE, एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स SSCI। ये जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है वो सभी वेब ऑफ साइंस वाली जर्नल, और वो के जो ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। JCR contains the basic general information, bibliography information of publisher, abbreviation, language, ISSN number
और जो भी सब्जेक्ट कैटेगरीज होते हैं, बेसिकली मींस जेसीआर के साइड से आप जब भी फाइंड करोगे, लेकिन आप डायरेक्टली जेसीआर के साइड से फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको आपको परचेस करना पड़ता है, वो बेसिकली फ्रीली अवेलेबल नहीं है। दूसरा है इमेडिसी इंडेक्स। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर में हमने बोला कि वो 2 साल में एक बार 2 साल की पूरी कैलकुलेशन लेता है, जैसे वैसे इमेडिसी इंडेक्स है वो एक ही साल का कंटेंट लेता है और एक ही साल का जो इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। The immediacy index is average number of times an article is cited in the year it is published, and it is indicated how quickly articles in journals are cited. जैसे एक साल में अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है, उसमें उसके पहले उसमें जितने आर्टिकल पब्लिश हुए और उसके कितने साइटेशन है, उसके बेसिस पे वो इंडेक्स निकलता है। ये सब है वो काउंट मींस बेसिकली वो जर्नल का जो कितनी क्विकली वो जर्नल साइट होती है, कितनी क्विकली वो आर्टिकल साइट होते हैं, उसके लिए होता है कि अगर ये जर्नल में 2 आर्टिकल आए हैं और 2 आर्टिकल बेसिकली 100 बार साइट होते हैं, तो वो जर्नल्स बहुत बार यूज हुई ऐसा दिखाता है। मींस वो हाईली एक्सेसिबल है, उनको सब पब्लिक ज्यादा रिफर करती है और ज्यादा ट्रस्टेड है। जैसे मींस इमेडिएसी इंडेक्स जितना हाई होता है उसका ट्रस्टनेस वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ जाता है, मींस वो हाईली ट्रस्टेड जर्नल हो जाता है। सर एक बात है सर, हेलो, मतलब हर 2 साल ये इम्पैक्ट फैक्टर रिवाइज होता है या हर साल या हर 3 साल? मुझे अभी 2021 का 2022 का निकालूंगा तो मेरे लिए डेटा होगा 20 और 21 का डेटा वो हर, और अगर अगले साल निकालूंगा तो 21 और 22। ओके 23 में अगर निकाले तो अच्छा अच्छा ओके ओके का होगा एवरी ईयर एक्चुअली पर्टिकुलर मंथ मतलब कोई मंथ डिसाइडेड है, कोई डेट डिसाइडेड है कि इस दिन सब जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर फिर से कैलकुलेट किया? मेरे पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन वो हर बार जैसे वो निकलता है वो डेटा। हाँ लेकिन वो कौन से महीने में कौन से दिन निकालता है वो पता? वो इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा अच्छा कि वो ओके कौन से मंथ में ऐसा निकलता है। ओके ओके ओके। जैसे हमने वो इमीडिएट अभी इंडेक्स देखा, वैसे ही है कि जो मीन साइटेड इन 2022 आर्टिकल पब्लिश इन 2020 में मींस उसके 2145 आर्टिकल पब्लिश हुए, नहीं 254 आर्टिकल पब्लिश हुए और 254 आर्टिकल का साइटेशन है 2145। जो मींस जो साइटेशन है उसको डिवाइड करूंगा टोटल पब्लिकेशन आर्टिकल से, तो जो मुझे एक वैल्यू मिलेगी वो होगा उसका इमीडिएसी इंडेक्स, वो जनरल का। ये सभी है जितने भी इम्पैक्ट फैक्टर है अभी हम जितने भी देखेंगे ना, वो सब जनरल लेवल के मैट्रिक्स है कि जो ऑथर को नहीं लगेंगे, सिर्फ जनरल को लगेगी, कि वो जनरल की वैल्यू दिखाएंगे कि जनरल की वैल्यू कितनी है। वैसे ही दूसरा है आइगन फैक्टर। आइगन फैक्टर मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जनरल बेस्ड ऑन वेदर इट इज साइटेड विद इन अदर रेप्यूटेड जर्नल फॉर 5 इयर्स। एक जर्नल है तो दूसरी रेप्यूटेड जर्नल उसको कितनी बार साइट करते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग आइगन फैक्टर निकालते हैं। A citation from a highly cited journal is worth more than from journal with few citations। ये बेसिकली क्राइटेशन है, वो क्राइटेरिया वो सभी जर्नल के लिए नहीं मिलेगा। जो हाईली ट्रस्टेड जर्नल है, वो हाईली इम्पैक्ट जर्नल है, उसके लिए ही मिलेगा आइगन फैक्टर वैल्यू। इसलिए हम वो ज्यादा मींस कैलकुलेट नहीं करते। द आइगन फैक्टर इज कैलकुलेट यूजिंग द एल्गोरिथम टू रैंक द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्नल्स अकॉर्डिंग टू द साइटेशन दे रिसीव। और ये पूरे 5 साल का विंडो पीरियड है। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर 2 साल का है, वैसे आइगन फैक्टर 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर 5 साल का विंडोज है। और उसमें जो जनरल का सेल्फ साइटेशन है, ये जनरल का सेल्फ साइटेशन क्या होता है, मींस आपने अभी लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा है कि सेल्फ साइटेशन क्या होता है। आपने जो भी लेक्चर अटेंड किया था उसमें आपने कहीं पे भी पढ़ा है कि सेल्फ साइटेशन खुद के पब्लिकेशन को खुद ही यूज करना। हाँ वही, खुद के पब्लिकेशन को खुद ही यूज करना है। हाँ यहाँ पे मीन बेसिकली क्राइटेरिया कैसे होते हैं, अगर कोई साइंटिस्ट का पेपर साइट नहीं होता है तो हर बार वो अपने पेपर में अपनी पब्लिश आर्टिकल को वो हर बार साइट करता रहता है कि जैसे उसका साइटेशन बढ़े, मीन उसका साइटेशन इंक्रीज हो। लेकिन वो भी कंसीडर हो जाता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो सेल्फ साइटेशन है। तो अकॉर्डिंग वो भी डिटेक्ट करता है कि किसी साइंटिस्ट का सेल्फ साइटेशन कितना है, उसके बेसिस पे भी उसका पूरा इवैल्यूएशन होता है। रिव्यू जर्नल्स आर दी एम्फसाइज इन द
आइगन फैक्टर स्कोर। ये हाँ सर, basically हर इम्पैक्ट बार फैक्टर में गिना जाता है सेल्फ काइटेशन, हाँ वो उसमें इम्पैक्ट तो गिना ही फैक्टर जाता गिनते है, वक्त। उसमें तो गिना ही जाता है क्योंकि वो बेसिकली साइटेशन कंसीडर होता है। Yes, sir. Yes. ये जो है आइगन फैक्टर के लिए इक्वेशन है, जो 5 साल का पीरियड है मींस टोटल साइटेशन उसका कितना है डिवाइडेड बाय पब्लिश आर्टिकल। लेकिन ये आइगन फैक्टर हम हर बार कंसीडर नहीं करते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही स्कोर कंसीडर होता है, वो है इम्पैक्ट फैक्टर स्कोर। अगर इसमें इस मीटिंग में जितने सारे टीचर्स हैं उनको भी पता होगा कि उनको भी हर साल उनके जो पेपर्स दिखाते हैं वो पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर भी दिखाते हैं और इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में लिखते हैं। जैसे हाईली इम्पैक्ट होता है तो उनका स्कोरिंग भी बढ़ता है, लोएस्ट इम्पैक्ट होता है तो उसका स्कोरिंग का स्कोर घटता है। आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर। The article influence score is a measure of the average influence of a journal's articles after the publication. A score greater than 1 shows the above the average level of influence. ये बेसिकली आइगन फैक्टर पे कंसीडर है कि हमारा आइगन फैक्टर कितना है, उसको डिवाइडेड बाय 0.01 एंड डिवाइडेड बाय जितने 5 साल में जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो उसके नंबर्स होते हैं। दूसरा है cited half life. The metric refers to the median age of the citation received by the journal during the JCR year. A citation age is equal to the publication year of the citing item. Citing item minus the publication year of the cited them. By the definition, half of the journals and citation are to item published before the cited half life, and half are to item published after the cited half. Means if the journal has cited half life is 4, means its a median age citation is a 4 year. Means उसको टोटल 8 साल हो गए और उसका जो भी citation half life है वो 4 है। Means it means the median age of a citation is 4 years. Half of the citation are to items newer than 4 years. And the other half are older, means उसका टोटल 8 साल हो गए और जो उसका cited half life is 4, means टोटल 8 साल हो गए और जो 4 साल है उसका जो citation है एटलीस्ट वो 4 साल टोटल, मींस उसका टोटल पब्लिकेशन टाइम 8 साल का है लेकिन वो 4 दिखाता है, मींस उसका मीडियन एज दिखाता है। जैसे cited half life है उसका मीडियन एज दिखाता है, वो 4 मींस 4 दिखा रहा था, मींस वो टोटल 8 साल हो गए उसको पब्लिकेशन हो गए। अगर वो 10 ईयर हो गए हो तो उसका साइटेड हाफ लाइफ होगा 5 इयर्स। ये जो उसकी मीडियन एज दिखाता है साइटेड हाफ लाइफ में उसकी एक मीडियन एज दिखाता है। Okay, sir. दूसरा होता है जैसे हमने उसमें देखा था कि जैसे रिपोर्ट जैसे वो लोग इम्पैक्ट फैक्टर कंसीडर करते हैं, वैसे अब जैसे स्कोपस की जब सभी साइट स्कोपस की जितनी इंडेक्स की होगी जर्नल्स देखोगे उसमें होता है साइट स्कोर। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर में हमने 2 साल का विंडो पीरियड देखा था, वैसे ही साइट स्कोर में उसका डिफरेंट विंडो पीरियड आएगा। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर आता है उसकी जर्नल में, वैसे ही स्कोपस की जर्नल में साइट स्कोर आता है। साइट स्कोर इज द रेशियो ऑफ साइटेशन ऑफ रिसर्च पब्लिश। इट इज करंटली अवेलेबल फॉर द जर्नल्स एंड बुक सीरीज व्हिच आर इंडेक्स इन स्कोपस। जो पहले था हमने वो देखा था इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस का, और ये अभी साइट स्कोर है स्कोपस का। जैसे ही हमने वेब ऑफ साइंस में देखा था इम्पैक्ट फैक्टर, वैसे ही स्कोपस में आएगा साइट स्कोर। The site score calculation only consider content that is typically peer-reviewed, such as article reviews, conference papers, book chapter and data papers. आप सभी ने जो पहला असाइनमेंट था उसमें स्कोपस की इंडेक्सिंग वेबसाइट ओपन की हुई है? किसी ने स्कोपस की इंडेक्सिंग की हुई वेबसाइट ओपन की थी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब जैसे स्कोपस इंडेक्स जर्नल ओपन करोगे तो यहाँ पे मींस ये जो सोर्सेस है वो Yes, sir. लेकिन which is better, this citation score or impact factor? Which one is better? इम्पैक्ट एज अ साइंस स्टूडेंट्स इम्पैक्ट फैक्टर इज वेरी बेटर। Okay. लेकिन साइट स्कोर भी कंसीडर करते हो, लेकिन वो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो इम्पैक्ट फैक्टर ही ज्यादा करना, क्योंकि ये स्कोपस की जर्नल्स है वो बेसिकली वेब ऑफ साइंस में भी मिलेगी।
लेकिन दोनों का विंडो पीरियड डिफरेंट है। अभी आप देखोगे तो स्कोपस का विंडो पीरियड अप्रोक्स 4 इयर्स है, इम्पैक्ट फैक्टर का विंडो पीरियड 2 इयर्स है। वो आगे भी हम देखेंगे। बेसिकली मैं आपको जो स्कोपस की जर्नल्स है उसमें कैसे, यहाँ पे देखो कि आप साइड स्कोर दिखा हुआ है। स्कोपस में जैसे आप साइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको साइड स्कोर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा है 2018, 2019, 20, 21 मीन्स टोटल 4 ईयर का पीरियड है, और 4 ईयर के पीरियड में जितने आर्टिकल पब्लिश है उसके टोटल साइटेशन है ये जर्नल के, नेचर, रिव्यूज, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। उसका आपको इम्पैक्ट भी मिल सकता है। अगर मैंने आपको एक बार दिखाया था उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना हो तो JCR में देख सकते हो, लेकिन JCR का फ्यूचर है वो प्रीमियम फ्यूचर है उसका, तो उसका इम्पैक्ट 113 मीन्स हाईली रेप्यूटेड जर्नल होती है जिसका इम्पैक्ट इतना होता है। अगर आप देख सकते हो तो जर्नल का 1-2 है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 113.9 मीन्स इट इज अ हाईली रेप्यूटेड जर्नल्स। तो उसके बेसिस पे ये साइट स्कोर है, और यहाँ पे उन्होंने जो पब्लिश आर्टिकल उसके बेसिस पे यहाँ पे दिया है। आपको हर साल के लिए साइट स्कोर का मिलेगा 2021, 20, 19, 80 जो भी उसके डेटाबेस में अवेलेबल होगा वो। ये होता है साइट स्कोर जो आपको स्कोपस की वेबसाइट पे मिलेगा, वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये होता है साइट स्कोर। द साइट स्कोर कैलकुलेशन ओनली The site score calculation only consider the content that is typically peer-reviewed, such as the articles, reviews, conference papers, book chapter, data papers. यहाँ पे हमने आपको वेबसाइट पे भी दिखा है कि वैसे उन्होंने 4 साल का पीरियड लिया था, वैसे ही 4 साल के पीरियड में कितने साइटेशन आए वो जर्नल के और कितने आर्टिकल उसके पब्लिश हुए उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे मैंने एक आपको दिखा है कि साइट स्कोर में कैसे 4 साल का पीरियड है, इम्पैक्ट फैक्टर में 2 साल का पीरियड है। साइट्स को बेसिकली स्कोपस इंडेक्सिंग साइट के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और इम्पैक्ट फैक्टर है जो वेब ऑफ साइंस के अंदर जितने भी आ जाते हैं, वेब ऑफ साइंस में आपको स्कोपस भी मिल जाएगा। साइट्स को कवर ऑल द सब्जेक्ट एरियाज वेदर इम्पैक्ट फैक्टर ओनली अवेलेबल जर्नल इंडेक्सिंग SCI, SSCI। हाँ बोलिए। तो सर इससे ऐसा बोल सकते हैं बेसिक डिफरेंस के अगर इम्पैक्ट फैक्टर लेना है तो हम प्रीवियस 2 इयर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर साइट स्कोर लेना है तो जब से वो पब्लिश हुआ टिल डेट का पूरा ले सकते हैं। नहीं, साइट स्कोर बेसिकली 4 साल का विंडो पीरियड है उसका। अच्छा, यही डिफरेंस है, वो 2 साल का है और ये वो इम्पैक्ट फैक्टर में 2 साल का, और जो ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर है वो बेसिकली जो हमने आगे दिखाया ये SCI और SSCI ये जो इंडेक्स है उसमें जो आर्टिकल वो उसमें जो इंडेक्सिंग जर्नल्स है जो वेब ऑफ साइंस की उसी का ही इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। दूसरी जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर ऑफिशियली नहीं होता है। ओके सर, वो JCR वाली आपने बात की। JCR में जो हमने बात की थी वो, और साइट स्कोर है जो बेसिकली स्कोपस में सभी सब्जेक्ट की होगी, मैनेजमेंट भी होगा, सभी सब्जेक्ट होगा साइट स्कोपस में, और उसका जो साइट स्कोर निकलते हैं। उसके बाद में हमने देखा था साइट स्कोर ट्रैकर। मैं जब भी आपको एक वेबसाइट दिखाई थी स्कोपस के, उसमें जब साइट स्कोर था उसके बाद में ही था साइट स्कोर ट्रैकर। साइट स्कोर ट्रैकर प्रोवाइड्स द करंट रिव्यू ऑफ हाउ जो जर्नल इज परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। जैसे उसमें था इमीडिएसी इंडेक्स, वैसे ही यहाँ पे है साइट स्कोर ट्रैकर। जो भी स्कोपस की जर्नल है उसमें दूसरा भी आप देखोगे कि SJR उसका कितना है, SNIP कितना है, वो आपको दिखाया गया कि उसका SJR रैंक कितना है, SNIP रैंक कितना है। SNIP मींस होता है सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। SNIP scores are the ratio of the source average citation count means and the citation potential. Citation potential is the measure as the number of citation that a journal would be expected to receive for its general subject field. वो बेसिकली पूरा उनका स्टेटिस्टिकल काउंटिंग है, और स्टेटिस्टिकल काउंटिंग के बेस पे वो पूरा उनका SNIP निकल दे, और जर्नल वालों की उनकी एक पूरी स्टेटिस्टिकल मेथड है। Essentially, the longer the reference list of the citing publication,
the lower the value of citation originating from the publication. SNIP therefore allow for the direct comparison between the field of research with the direct publication and citation practice. SNIP is calculated as the number of citation given in the present year to the publication in the past 3 years divided by the total number of publication in the past 3 years. जो इसका विंडो पीरियड है बेसिकली 3 ईयर का है और उसमें मींस जैसे साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे ये सब कैलकुलेट होता है. वो जनरल की मींस उनकी खुद की एक पूरी स्टैटिस्टिकल मेथड होती है उसके डेवलप करने के लिए एसएनआईपी के लिए. वैसे आपको मिलेगा इसका बेसिक पर्पस क्या है, मतलब आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? नहीं उसकी कुछ जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके एक आप अगर किसी जर्नल का वेब पेज ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दूसरे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी मींस अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ मैंने ओपन किया है तो ये जर्नल की पूरा वेब पेज है, उस पे यहाँ पे उन्होंने साइट स्कोर दिया है, साइट स्कोर दिया है, यहाँ पे साइट स्कोर ट्रैकर दिया है, एसजीआर रैंकिंग दी है, एसएनआईपी रैंकिंग दी है. वो उसके बेसिस पे उसकी पूरी एक प्रोफाइल मेजर होती है कि वो जर्नल कैसी है, आपका उसका आर्टिकल है वो मींस उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो मींस डायरेक्टली पब्लिकली उसकी वैल्यू कितनी होगी वो नंबर के बेसिस पे. वो सब उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में अभी आपको दिखा रहे हैं. अच्छा ओके. पीपीटी सर लेकिन ये जो पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल में पेपर पब्लिश करना है वही है ना, या उसके लिए भी कोई? आपको स्टार्टिंग में वही बोला कि इम्पैक्ट फैक्टर सबसे मेजर है, बाकी है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर सबसे हाईली वैल्यू वही है उसका. अच्छा, और ऐसा तो कुछ नहीं ना कि उसका एसएनआईपी भी इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है? वो कहीं पे भी कंसीडर नहीं होगा. ओके अगर आप ठीक है. कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो इंटरव्यू में भी वो लोग पूछेंगे कि आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया वो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना था, वही पूछेंगे. अच्छा ओके. और जो जिस भी जर्नल में हम अपना आर्टिकल पब्लिश कराते हैं उस जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर पूछेंगे ना सर? हाँ वो बेसिकली जो हमने बोला कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट वाले हैं उनमें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि वो सभी जर्नल्स है वो वेब ऑफ साइंस में नहीं आती है. जो भी लिंग्विस्टिक पेपर है वो लिंग्विस्टिक पेपर नहीं आते हैं उसमें. जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना कॉमर्स के लिए स्कोपस की जर्नल्स है उसका साइट स्कोर आता है. ओके. और जितने भी सोशल साइंस है उसमें दो टाइप के रिसर्च होते हैं, एक क्वांटिटी रिसर्च होता है, दूसरा क्वालिटी रिसर्च होता है. और जो उसमें क्वांटिटी रिसर्च होता है वो बेसिकली वेब ऑफ साइंस में कवर होता है. सर क्या आप ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? हाँ ये इसके बाद में अभी जो भी है वो उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, ये पीपीटी भी शेयर करूंगा और उसके अलावा दूसरा भी मटेरियल है वो भी आपको शेयर करूंगा उसमें. सर ये मटेरियल पेपर पब्लिश बहुत सारे बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक-एक करके नहीं तो बोलिए. पहले आप पीएचडी के सब स्टूडेंट है, हम सब कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम सब? सर को बोलने दीजिए, बाद में बोलिए एक-एक. हेलो अगर हेलो आपने लिखा था लेकिन हाँ बोलिए. हाँ रिगार्डिंग सर मटेरियल आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो मटेरियल आप अभी हमें मतलब ग्रुप पे रखेंगे तो ये सब भी हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए इसमें से भी पढ़ना होगा ना? एमसीक्यू ये बेसिक मैंने पहले ही बोला कि ये टाइप का रिवीजन लेक्चर है क्योंकि ऑलरेडी ये सब अपने लेक्चर्स में पढ़ ही लिया है. ये एक टाइप का रिवीजन लेक्चर्स है. ओके. सर कंपल्सरी होता है पेपर पब्लिश करना? पेपर पब्लिश करना कंपल्सरी होता है, लेकिन अभी जो यूजीसी डिफरेंट नॉर्म्स ला रही है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में आया था एक बार अभी कि पेपर उसके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर पेपर पब्लिश करोगे तो वो सबसे अच्छा है. आपको जो भी आपने रिसर्च किया है उसको लिखोगे कैसे वो आपको पता चलता है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे वो एक पेपर थ्रू होता है. तो अभी आपने रिसर्च किया, पीएचडी स्टूडेंट तो आप रिसर्च तो है ही आपका,
तो अब आप हाँ, रिसर्च सर, पे ये- इस वक्त समराइज में करना है। तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं PhD के दरमियान या 2? वो कंपलसरी कितना है? वो तो यूजीसी गाइडलाइंस पे डिपेंड है। अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग अभी जो गाइडलाइंस है वो आपको मींस उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, अगर आप मेरे जो नंबर पे आप कॉल कर देना कि उसमें जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो मैं आपको बता दूंगा कि लेटेस्ट गाइडलाइन के ठीक है। अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंजेस आए हैं। पहले था कि 2 पेपर कंपलसरी थे, फिर आया था 1 पेपर कंपलसरी है, अभी क्या है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस होता रहता है उसमें। ओके और वो ओके पेपर है वो भी बेसिकली वो क्या होता है, वो कभी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि पीरियड चाहिए, या फिर बोलते हैं कभी यूजीसी कैटलिस्ट के लिए चाहिए, जो जर्नल से वो यूजीसी कैटलिस्ट में लिस्टेड होनी चाहिए। मींस उसके सभी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते रहते हैं, उसके जो भी है मींस यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं। ओके सर, और और ये थीसिस PPT के अपलोड कोई ये- करोगे ना? पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होगी? अभी वो मींस वो डिफरेंट है, लेकिन हम बेसिकली हम पहले जो हमारा ये जो चल रहा है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो आपकी क्वेरी जो आप लास्ट में पूछना है उसके रिलेटेड अभी हम Sure, sir. कर रहे हैं, वो रिसर्च मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये सब आप अपनी क्वेरीज पूछना। हेलो, हाँ बोलिए। ये PPT आप शेयर करोगे ना? हाँ वो तो शेयर करूंगा, लेकिन जो भी लाइव चल रहा है उसमें आप अपना ध्यान रखिए। हाँ। The SGR means what is Sky Mago general rank. SGR aims to capture the effect of subject field, quality and reputation of a journal based on the citation. It is calculate the prestige of a journal by considering the value of the sources. प्लीज आप अभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस नहीं तो क्लियर होता। सबका माइक अगर कोई क्वेश्चन है तभी आप अपना माइक को ऑन कीजिए। Considering the value of the sources that cited rather than the counting the all citation equally. Each citation received by the journal is assigned a weighted based on the SGR of the citing journal. So citation from a journal with the high SGR value is worth more than the citation from a journal with a low SGR value. Open basically वो भी different, जितने भी आपने देखा इक्वेशन वो बेसिकली साइटेशन डिवाइडेड बाय पब्लिश आर्टिकल उसके बेसिस पे ही सब है इक्वेशंस, और वो भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए कंसीडर किए। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर था वो 2 साल के विंडो पीरियड के लिए, एसजीआर है, एसएनआईपी था वो 4 साल का है, एसएनआईपी यहाँ पे 3 साल का है, साइड स्कोर था वो बेसिकली 4 साल का है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए वो पूरा कैलकुलेट करते हैं कि इतने टाइम में इतनी जर्नल पर इतने इस जर्नल में इतने आर्टिकल पब्लिश हुए, और ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद इसको इतना साइटेशन हुआ है, और साइटेशन के बेसिस पे और पब्लिश और कितने आर्टिकल पब्लिश हुए उसके बेसिस पे पूरी जर्नल का डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स निकालते हैं। यस सर, क्लियर। Impact per publication, IPP. The impact per publication calculated as the number of citation given in the present year to publication in the past 3 years divided by the total number of publication in the past 3 years. यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 3 साल में कितने उसके साइटेशन है और 3 साल में कितने पेपर कितने पेपर पब्लिश हुए, इसके बेसिस पे वो लोग ये उसका इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन निकालते हैं। IPP is fairly similar to the well-known journal impact factor. जो हमने अगर जनरल इम्पैक्ट फैक्टर बोला था उसके सिमिलर है, लेकिन उसमें भी क्या वो 2 साल का था, ये 3 साल का है। वो बेसिकली स्कूपर्स में अवेलेबल है। इम्पैक्ट फैक्टर है वो वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग साइट में है, और पहले IPP was previously known as the रो इम्पैक्ट फैक्टर पर पब्लिकेशन। हमने अभी तक जितना भी देखा वो बेसिकली एक जनरल लेवल मैट्रिक्स थी जो एक जनरल के लिए यूज होती थी। अभी हम देखेंगे ऑथर लेवल मैट्रिक्स के जो पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनल रिसर्च प्रोफाइल कैसे डेवलप होता है, उसमें कौन से इंडेक्सिंग कैलकुलेट होते हैं, उसके लिए बेसिस पे होता है। यहाँ पे हम पहला है एच इंडेक्स। द एच इंडेक्स इज एन ऑथर लेवल रिसर्च मैट्रिक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हिर्श इन 2005. The H index, like a cited reference count, is a measure of scholarly significance.
it combines the assessment of both quantity and quality, means the number of publications and the reference to those the publications, means number of publications means, and the quality means the citation. By the counting the researchers most cited work and the number of citation those work have been received in the other publications. The H index can also be impacted by the self citations. अगर उसमें भी देखोगे तो वो दिखा कि सेल्फ साइटेशन कितना है और विदाउट सेल्फ साइटेशन कितना है आपका H इंडेक्स. Your H index is based on the list of your publication. बेसिकली आप अपने जितने भी पब्लिकेशन है वो उसको काउंट, अगर आपका H इंडेक्स काउंट करना है तो कैसे काउंट कर सकते हो कि आपने कितने जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए उसके साइड पे उसके साइटेशन लिख दीजिए, और जितने भी साइटेशन लिखते हैं उसके बाद आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि जो पहले हाईली साइटेड आर्टिकल है वो फर्स्ट, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर, ऐसे आपको पूरा अरेंज करना है. तो यहाँ पे देखोगे कि उन्होंने 12 पब्लिकेशन है और 12 पब्लिकेशन के डिफरेंट साइटेशन है. एक पेपर का 87 टाइम साइट हुआ है, दूसरा 70 टाइम, मीन्स ऐसे डिफरेंट साइटेशन है हर पेपर के, उसको डिक्रीज ऑर्डर में रखा है. और उसके बाद वो काउंट करते हैं कि एक है वो सब में आएगा, 2 पब्लिकेशन उसका 2 अगर H इंडेक्स होगा वो सब में काउंट होगा. वैसे ही H6 लिखा तो यहाँ पे भी जितने पेपर से 6 उस सब में भी 6 काउंट होता है. 7 तो 7 भी सब में काउंट होता है. 8 है तो 8 भी सब में काउंट होता है. अगर लास्ट में 9 पे है तो 9 सब में काउंट नहीं होता है, सिर्फ अगर अबाउ के 8 पब्लिकेशन ऐसे है कि जिसमें 8 टाइम्स काउंट होता है. लेकिन जैसे 9 पे आगे यहाँ पे लिखा है तो 8 उसका सिर्फ 8 टाइम्स ही साइट हुआ है. अगर यहाँ पे 8 के जगह पे वो 9 होता तो उसका सीधा H इंडेक्स हो गया होता 9, लेकिन उसका H इंडेक्स अभी यहाँ पे 8 है, तो मीन्स उसके 8 पेपर ऐसे है जो 8 बार साइट हुए हैं. लेकिन 9वां पेपर ऐसा है कि जो सिर्फ 8 बार ही हुआ है, इसलिए वो H इंडेक्स में काउंट नहीं होगा. मीन्स यहाँ पे काउंटिंग कैसा होता है कि टोटल उसके कितने पब्लिकेशन कितने टाइम साइट हुए. मीन्स यहाँ पे उसका H इंडेक्स लिखा है 8, तो मीन्स उसके 8 पेपर ऐसे है जो 8 बार साइट हुए हैं. लेकिन उसका जो 9वां पेपर है वो बेसिकली 8 बार ही हुआ है. जो 9वां है अगर वो यहाँ पे 9 हो गए थे साइटेशन तो उसका होगा H इंडेक्स 9 हो जाता. मीन्स उसके 9 पेपर ऐसे है जो 9 बार एटलीस्ट साइट हुए ही है. H इंडेक्स का मीनिंग होता है कि उसके मीन्स टोटल नंबर जो उसके जो इतने पेपर है वो बेसिकली उतनी बार साइट हुए ही है. In the example the below, the researcher would have an H index of 8 as 8 articles have been cited at least 8 or more times. The remaining articles have been cited 8 times or less. अब मैं आपको उसको एक लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ. और बेसिकली आपको ये गूगल स्कॉलर में आपको H इंडेक्स की काउंटिंग मिल जाती है किसी भी उसके लिए रिसर्चर के लिए. यहाँ पे मैंने अपना एक प्रोफाइल दिखाया, वो प्रोफाइल में मेरा आगे यहाँ पे देखोगे तो H इंडेक्स लिखा है 5. मीन्स यहाँ पे मेरे 5 पे उसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे 5 मेरे पेपर ऐसे है जो एटलीस्ट 5 बार तो साइट हुए, 5 या टाइम्स या उसके ज्यादा साइट हुए ही है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे 5 पेपर है वो एटलीस्ट 5 टाइम तो साइट हुए ही है, लेकिन 6 है वो बेसिकली 5 टाइम्स नहीं है. तो यहाँ पे मेरा H इंडेक्स है 5. उसका मीनिंग होता है जो मेरे पेपर है वो बेसिकली मिनिमम 5 पेपर्स है वो बेसिकली 5 टाइम्स या उससे ज्यादा साइट हुए हैं. उसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा होता है. अगर H इंडेक्स इतना ज्यादा होता है मीन्स उसकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा अच्छी होती है. यहाँ पे अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो H इंडेक्स के बारे में. वैसे हमने जो हमारा असाइनमेंट में लिखा था कि जो 3 रिसर्चर के बारे में लिखा था कि एक रिसर्चर का हर पेपर इतनी बार साइट हुआ है, दूसरा पेपर भी उसमें जो एक नंबर लिखा था मीन्स
यहाँ पे उसमें लिखा था कि जैसे कि उसका 10 पेपर है तो 10 बार साइट हुआ है, तो यहाँ पे आप 10 बार 10 उसके हर पेपर को 10 लिख सकते हो। मीन्स यहाँ पे 10 पेपर तब हो गए तो एटलीस्ट उसके 10 पेपर 10 बार तो साइट हुए ही है, तो आप उसका सीधा एच इंडेक्स लिख सकते हो 10। आपने किसी को भी एच इंडेक्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें अगर आपको कुछ अभी भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सर कैन आई आस्क? आप पूछो। मतलब सर आपने ये बताया कि जो हाईएस्ट नंबर होंगे पेपर के वो उसका एच इंडेक्स बनेगा, मतलब जैसे कि स्क्रीन पर दिखा रहा है हाईएस्ट कि नंबर 8 नहीं पेपर बनेगा, जो है हाईएस्ट नंबर के नहीं अकॉर्डिंग मतलब आपको पूरा रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ हाँ मतलब ये जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वैसे ही कि हाँ, सपोज 8 पब्लिकेशन है तो उसका साइटेड 9 बार हुआ है तो वो हाईएस्ट होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 15 पेपर्स होते हैं जो मान लो कि सिर्फ 5 बार साइट हुए हैं, तो उसका एच इंडेक्स क्या लिखेंगे हम? वो 15 पेपर में भी आपको हर एक पेपर का साइटेशन लिख के पूरा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। अगर 15 पेपर में सिर्फ 5 ही पेपर ऐसा होगा जो साइट किया होगा तो एच इंडेक्स आपको उसके बेसिस पे ही काउंट होगा। ओके ओके सर। यहाँ पे अगर सभी पेपर का साइटेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पेपर के साइटेशन हुए होते तो आपका एच इंडेक्स इन 3 के अंदर ही मिलता आपको। ओके जितने आपके साइटेशन होते हैं उसके बेसिस पे ही आपका इम्पैक्ट आपका एच इंडेक्स निकलता है। जी सर एक और क्वेरी है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे सर? ये आपका जो लास्ट में आप बोल रहे हो कट हो रहा है, मींस आपने क्या पूछा? आप जो बोल रहे हो लास्ट में कट हो गया, कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे? कट ऑफ नहीं, कट ऑफ ऐसा डिसाइड होता है अगर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, कट ऑफ ऐसा डिसाइड होता है आप यहाँ पे देखोगे 8 जो लिखा है मींस उसके अबव जितने भी पेपर्स है उसके सभी में आपको 8 नंबर मिल जाएगा। मींस यहाँ पे उसका साइटेशन 9 हुआ है तो आप 9 में भी 8 नंबर तो मिलेगा ही आपको, लेकिन उसके पीछे उसके नीचे आपको 9 पेपर है तो 9 पेपर में 8 मिला, लेकिन पेपर उसके पेपर की नंबर बढ़ गई, उसका पेपर पब्लिकेशन का नंबर बढ़ गया ना 9 हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली 8 से ऊपर 9 से ऊपर चाहिए या फिर 9 चाहिए। अगर जो उसका पब्लिकेशन 9 है उसका अगर साइटेशन 9 होता तो उसका सीधा एच इंडेक्स 9 हो जाता, 9 या फिर 9 से ज्यादा होता तो। अगर उसका एच इंडेक्स उससे कम है मींस पब्लिकेशन से कम है, उसका पब्लिकेशन है 9 लेकिन उसका साइटेशन उससे कम है मींस उसका 8 है, तो वहां से वो कट ऑफ लग जाता है। उसके अबव जितने हैं उसके बेसिस पे उसका एच इंडेक्स जो पब्लिकेशन काउंट है उसके बेसिस पे उसका टोटल पब्लिकेशन आया 8 तो उसका एच इंडेक्स हुआ 8। ओके ओके। लेकिन जो 9 और सर जो असाइनमेंट दिया हुआ है क्या असाइनमेंट सर जो दिया है उसमें 15 पब्लिकेशन है और उसका सपोज 8 टाइम साइट हुआ है तो उसका इक्वेशन पूछा है, तो इक्वेशन में क्या डाले हम? बेसिकली आप जो भी लिखोगे मींस उसका जो है सम इज एच इंडेक्स इक्वल टू जो भी आप उसका नंबर आया है वो नंबर लिखोगे, वो अभी बेसिकली उसी इक्वेशन में लिख दोगे तो चलेगा। वो मींस वो होगा वो आपका पूरा इक्वेशन फॉर्म है। ओके सर थैंक यू सर। अगर एक जनरलाइज सर उसके लिए अगर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख दी हो तो चलेगा? हाँ वो भी चलेगा, ये आप ऐसा काउंटिंग करके भी लिख सकते हो कि आपको इक्वेशन में पूरा मींस जो भी हमने यहाँ पे दिखाया वैसे काउंटिंग करके भी लिख सकते हो कि इतना साइटेशन है तो इसलिए उसका एच इंडेक्स इतना है, या फिर एक आप वन लाइनर भी लिख सकते हो उसमें। हाँ सर एक चीज और, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होना कंपलसरी है? मतलब आपने जो अभी एग्जांपल दिखाया है अगर डिसेंडिंग नहीं होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पहला पब्लिक। हेलो सर। हाँ ये ऊपर 87 और 70 को इंटरचेंज कर दे तो एच इंडेक्स में डिफरेंस आ जाएगा? अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मींस अब मुझे पता ही नहीं, अगर ऐसा होगा कि मेरा लास्ट जो पब्लिकेशन है उसका मेरा अगर ज्यादा आया तो फिर वो काउंटिंग कैसे होगा, इसलिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं कि एटलीस्ट वो काउंटिंग उसमें आ ही जाए। अगर मेरा फर्स्ट पेपर में 87 के जगह में मैं 12 पेपर में लिख दूंगा तो मेरा एच इंडेक्स पूरा उसमें मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ, इसलिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं कि जो पेपर है आपका हाईली साइटेड पेपर है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद जैसे लोअर साइटेशन आते हैं उसको रखते हैं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ पूछिए। सर इन असाइनमेंट जितने भी 3 ऑथर्स है उनके सभी के साइटेशन इक्वल दिए, लाइक संतोष के आर्टिकल्स है ईच साइटेड 3 टाइम्स, तो यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा कुछ नहीं आएगा बिकॉज साइट्स आर तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको कट ऑफ डिसाइड करना है कि उसमें आप कट ऑफ कैसे डिसाइड करोगे। वो एक कंफ्यूजिंग ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट ऐसे ही किया है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर दूंगा तो मुझे वो उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैंने आर्टिकल्स का जो उसके जो अंदर पब्लिकेशन है उसमें साइटेशन के नंबर्स वो सेम में रखा है, और सेम रखने के बारे में फिर आपको कट ऑफ डिसाइड करना होता है। अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल 15 पेपर है और सभी के 15 है, तो टोटल आपका एच इंडेक्स हो जाएगा 15 ही, क्योंकि मेरा 15 पेपर है वो 15 बार तो साइट हुआ ही है। लेकिन उसमें मैंने लिखा है 15 पेपर है वो हर पेपर 4 बार साइट हुआ है, तो यहाँ पे जो साइटेशन आ जाएगा टाइम साइट उसमें हर में 4 आ जाएगा, हर जगह पे 4 आ जाएगा। तो अगर मेरा पब्लिकेशन 4 से ज्यादा 5 आएगा तो ये साइटेशन नंबर है वो बेसिकली पब्लिकेशन से लोअर आ जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी वहां पे कट ऑफ लग जाएगा 4 नंबर पे ही। yes, so H index will be 4. thank you sir. Hello sir, Yeah, can you explain in English? Can you explain in English this question? Please, I am not understand what are you saying. Sir, I said, can you please explain same question in English? Yeah, if you have a H index, it is basically put in the descending order, means which citation is higher, put first, then arrange like means higher to lower, arrange like the higher to lower. Hello. Yeah, sir. Sir, Okay. I mean like equal H index. Equal citation, please. Equal citation. If we have equal citation, how we can calculate that? Okay. As assignment sample questions, or maybe in general questions, as in assignment questions, I am asked about the means all the public if means some is published 10 paper and each paper is like 4 citation, then please arrange the means publications and citations number as a descending order, but all the papers have means same citations, means 1 to 10 papers have at least 4 citation each papers have 4 citation. Then when you take a cutoff, when the publication is moved 4 to 5, then means publication 5 have only 4 citation, not more than 4, not more than 5. Then put the cutoff at the 4 number, then your H index is 4, because your fifth number publication is also 4 number citation. If your publication fifth have more than 5 citation, then your H index is 5. It is like then when your publication number and your citation number is citation is always above your publication number. Okay. Okay, sir. Sir, actually, I made like that only, but I was confused. Thank you, sir. If you need the more clarification, then come at the if you are in the university hostel, then come meet me at the research center. Then I will give the more information about it and give the more clarification about it. Yeah, sir. Sir, I'm not in campus, so right now I'm in Hyderabad. Okay, okay. Excuse me, sir. Hello. Yes. Sir, જે સબમિટ થઈ ગયો છે એમાં ફેરફાર કરવો હોય તો થાય અમુક વસ્તુ જો બાય ચાન્સ નહીં હવે ચેન્જીસ નહીં કરી શકો. અને અસાઇનમેન્ટ જે આપણે સબમિટ કરી છે સાચી છે કે ખોટી છે તમે ચેક કરીને અમને જણાવશો ને? હા એ ડાયરેક્ટ તમારે એના માર્ક જ આવશે એટલે. હા સારું વાંધો નહીં. થેન્ક યુ. સર એ ક્યારે આવશે માર્ક? એ તમારો ડાયરેક્ટ જે ફાઇનલ માર્કશીટ આવશે ને તેની અંદર એના માર્ક્સ પણ હશે એટલે. ઓકે ઓકે. કારણ કે જે ટોટલ તમારો 100 માંથી જ્યારે કન્સિડર થશે ને ત્યારે એની અંદર માર્ક્સ પણ તમને અલગથી આવશે કે આટલા માર્ક્સ એના એ કેલ્ક્યુલેટ થયા છે. સર એક્ઝામની ડેટ
મેં મીટિંગ ના સ્ટાર્ટિંગ માં મેસેજ માં પણ લખ્યું છે ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ ની ડેટ પ્લીઝ અત્યારે મીટિંગ માં ડિસ્કસ નહીં કરતા. એ તમને જ્યારે આવશે ને એને તમને ઇન્ફોર્મ કરી દેશે ગ્રુપમાં. અત્યારે ડેટ હજી ડિક્લેર નથી થઈ. પણ આ મંથમાં આવશે. હેલો સર. હા બોલો સર અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાની લાસ્ટ ડેટ અસાઇનમેન્ટ છે તે તમે એટલીસ્ટ 10 સુધી કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. પણ એમાં પણ જો તમે કોઈના બાકી હોય તો જે છે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ આવવાની છે એ પહેલા તમને તમારા અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરી દેવાના રહેશે. જેવી ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ની ડેટ ડિક્લેર થશે એ પહેલા તમારા અસાઇનમેન્ટ ઓલરેડી સબમિટ થઈ ગયા હોવા જોઈએ. ઓકે સર. જો તમારી ઇન્ટરનલ ની ડેટ જો 15 હશે તો એટલીસ્ટ 14 સુધી તમે તમારા અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરી દેવાના છે. હેલો સર. સર 5 દિવસ આપશો ને, ટિકિટ બધી કઢાવવી પડશે અમને લોકોને એટલે. જે તમને કીધું જે ડેટ અહીંયાથી ડિસાઈડ થશે ડાયરેક્ટ તમને WhatsApp ગ્રુપમાં તમને ઇન્ફોર્મ અને એ મેલ રિગાર્ડિંગ જે રીતના તમે અત્યારે કોર્સ વર્ક અટેન્ડ કરો છો એ રીતના એમાં તમારી આખી એક્ઝામ અટેન્ડ થશે અને એ એક્ઝામ તમને સેન્ટર પર આવીને અટેન્ડ કરવાની છે. અને જેવી ડેટ ડિક્લેર થશે એ તો તમને ગ્રુપમાં તમને ઇન્ફોર્મ થઈ જશે. સર 5 દિવસ ગાળો રાખશો ને તમે? હેલો કઈ નહીં તમને કીધું કે ડેટ વિશે ફરીથી ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે છે બેઝિકલી અત્યારે જે મીટિંગ છે રિસર્ચ મેટ્રિક્સ રિગાર્ડિંગ અત્યારે તેની પર ફોકસ કરો નહીં તો તમારી આખી મીટિંગ તમે ડેટ પર આખી ડિવાઈડ થઈ જશે. બધી તમારી ડેટ પર આવી જશે. એક્સક્યુઝ મી સર. હેલો હા સર. સર એચ ઇન્ડેક્સ વાળું જે અસાઇનમેન્ટ છે કોઈ પણ ફર્સ્ટ પહેલા કોઈ એક જ જણ બોલો પ્લીઝ. હા સર. યસ હેલો હા બોલો. સર એચ ઇન્ડેક્સ વાળું જે અસાઇનમેન્ટ છે એમાં હજુ કન્ફ્યુઝન છે તો વધારે સ્પષ્ટતા થઈ શકે એમાં? હા બોલો શું તમારી ક્વેરી શું છે? મારું એક જ અસાઇનમેન્ટ બાકી છે. પેલા 3 વ્યક્તિના જે નામ છે ને એના એચ ઇન્ડેક્સ કાઢવાના છે. અત્યારે મીન્સ આપણે અત્યારે જે જોયું એના રિગાર્ડિંગ તમને કઈ રીતે ક્વેરી છે તે મને કહો તો હું તમને એની અંદર થોડું ક્લેરિફાઈ કરી શકું. હમણાં જે આપ સાહેબની સ્લાઇડ બતાવે ને એમાં ઉતરતા ક્રમમાં એને મૂક્યું છે. પણ અહીંયા એવું કઈ આપ્યું નથી, માત્ર પેપર છે ને આટલી વાર સબમિટ થયા. એના આધારે દરેક પેપર એટલી વાર સાઈટ થયા છે. મીન્સ મેં જે એમાં લખ્યું છે કે 10 પેપર છે તો 10 પેપર 10 વાર સાઈટ થયા છે. તો તમને આ ટાઈમ સાઇટેડ લખ્યું છે તો તમને દરેક જગ્યાએ 10 લખવા પડશે. તો એની અંદર તમને તમારી રીતે કટ ઓફ બનાવવાનું પડશે. આમાં જે રીતે કેવું કટ ઓફ બનાવ્યું છે કે 9મો નંબરનું પબ્લિકેશન છે તો એની અંદર ફક્ત 8 જ છે. તો એનું કટ ઓફ લાગી ગયો 8 નંબર પર કે એટલીસ્ટ 8 નંબર એવો છે કે જે એના દરેકમાં છે. 8 ઉપર 8 પબ્લિકેશનમાં 8 વાર સાઈટ થયા છે એટલે એનો એચ ઇન્ડેક્સ થી 8. પહેલામાં તમે પેપરમાં જોશો કે એવું લખ્યું છે કે 10 પબ્લિકેશન છે અને 4 વાર સાઈટ થયા છે. તો તમે અહીંયા દરેક જગ્યાએ 4 લખી શકશો. હવે જેવું પબ્લિકેશન 5 આવ્યું તો 5 નંબરનું સાઇટેશન તો 4 જ થયું એટલે સીધું એનો ત્યાં કટ ઓફ લાગ્યું કે 4 નંબર પર 4 ને 5 ની વચ્ચે એટલે સીધો એનો એચ ઇન્ડેક્સ થઈ ગયો 4. બરાબર. કારણ કે જે 5મો નંબરનું પબ્લિકેશન છે એમાં જો એચ ઇન્ડેક્સ વધારવા માટે એટલીસ્ટ એને 5 જોઈએ. 5 જોઈએ બરાબર. દરેક પેપર 5 વાર જોઈએ. ओके 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 क्लियर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर ये जो लिखना है हमें वो हम इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बना सकते हैं या फिर हाँ, उसी अकॉर्डिंग भी बना सकते हो. ये जो यहाँ पे अभी दिखा है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो या फिर आपको एक लाइन में लिखना है कि समीर एच इंडेक्स इक्वल टू 10, 5 जो भी नंबर आता है उसको लिख के भी आप भेज सकते हो क्योंकि वो सभी है वो आपको एक वर्ड फाइल में बना के भेजना है या फिर आप जो भी आपको फॉर्मेट हो जेपीजी या को जो भी फॉर्मेट आपको प्रेफरेबल हो उसको लिखना है. ओके सर थैंक यू. नेक्स्ट मूव होते हैं हम अभी i10 इंडेक्स में. जैसे ये h इंडेक्स है वैसे ही i10 इंडेक्स भी आपको गूगल स्कॉलर में मिलेगा. i10 इंडेक्स इज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन with at least 10 citation. Please mute. i10 index is the number of publication with at least 10 citations. This very simple measure is only used by the Google Scholar and is another way to help gauge the productivity of the scholar. Means i10 index equal to the number of publication with at least 10 citations. अगर मेरा i10 इंडेक्स लिखा होगा मेरा 5 तो एटलीस्ट मेरे 5 मेरा 5 पेपर ऐसा है जो मेरे 5 पब्लिकेशन ऐसे उसको जो 10 या फिर 10 से ज्यादा साइटेशन मिले. अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ
यहाँ पे लिखा है मेरा I10 इंडेक्स 3 है, तो एटलीस्ट मेरे 3 यहाँ पे देखोगे तो कि 3 पेपर मेरे ऐसे हैं जो मोर देन 10 बार मीन्स 10 से ज्यादा बार साइट हुए हैं। तो यहाँ पे मीन्स मेरे 3 पेपर ऐसे जो 10 से ज्यादा बार साइट हुए, इसलिए यहाँ पे मेरा I10 इंडेक्स लिखा है 3। अगर ये चौथा पेपर भी जो 9 है, 9 से ज्यादा 10 हो जाएगा साइटेशन, तो यहाँ पे मेरा I10 इंडेक्स चेंज होके हो जाएगा 4। मीन्स यहाँ पे अगर लिखा होगा I10 इंडेक्स यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा होगा 6, तो वो ऑथर के 6 पेपर ऐसे होंगे जो 10 या 10 से ज्यादा बार साइट हुए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जी इंडेक्स है। The G index is an author level metric suggested in 2006 by the Leo Act. Hello sir, am I audible? Yes. सर जो I10 इंडेक्स आपने अभी बताया सर, उसकी कोई रेंज होगी दैट इज 1 to 10 रेंज होगी, या तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी? फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 पेपर वो बेसिकली साइटेशन, अगर किसी ऑथर के एक पेपर का 10 साइटेशन हुआ तो I10 हो जाएगा 1। अगर किसी पेपर का 2 पेपर 10 से ज्यादा साइट हो गए तो उसकी हो जाएगी वैल्यू 2। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया कि 3 पेपर मेरे ऐसे थे जो 10 से ऊपर था, तो मेरा I10 इंडेक्स हो गया 10 और 3। वो मीन्स एक पेपर के ऐसे ही एक पेपर के 10 से ज्यादा होते हैं तो I10 इंडेक्स उनका एक बढ़ जाता है। ओके वो सर, फिर वो पेपर, हाँ बोलिए। यानी कि अगर आपके 12 पेपर 10 से ज्यादा बार साइट हुए तो आपका I10 इंडेक्स 12 हो जाएगा, नहीं? 12 हो जाएगा। ओके सर, बस इतना ही पूछना था, थैंक यू। The index is calculated based on the distribution of the citation received by the given researchers publications, such that given a set of articles rank in the decreasing order of the number of citation that they received. The G index is the unique largest number such that the top G article received together at least G square citations. As the G index of the 10 indicates that the top 10 publication of author have been cited at least 100 times. यहाँ पे हमने देखा था कि H इंडेक्स है, H इंडेक्स में हर यहाँ पे सभी पेपर्स के साइटेशन कैलकुलेट नहीं होते थे। यहाँ पे एक जगह पे कट ऑफ लग जाता था और कट ऑफ के बाद हम वो साइटेशन कैलकुलेट नहीं करते थे। लेकिन जो जी इंडेक्स है, वो जी इंडेक्स में आपके जितने भी पेपर्स है वो पेपर्स के सभी साइटेशन को आपको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और यहाँ पे लिखा है कितने उसके 10 पब्लिकेशन है और 10 पब्लिकेशन के टोटल सम कितने होते हैं, उसके बेस यहाँ पे उसके सम हो गए 102। तो 102 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो होगा 10। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकला वो उसका जी इंडेक्स होगा। मीन्स उसके 10 पेपर है और 10 पेपर का 100 उसका साइटेशन होता है। अगर यहाँ पे मैं 7 पेपर है तो 7 पेपर का साइटेशन का जो टोटल है सम करूंगा और सम का जो आएगा वैल्यू उसको मैं जो भी सम आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और स्क्वायर रूट के बाद जो मेरा मिलेगा वो होगा उसका जी इंडेक्स। यहाँ पे अगर आपने देखा है तो 10 पेपर है, 10 पेपर के पूरे साइटेशन को काउंट किया है, टोटल उसका होगा 102। मीन्स उसका जो निकलता है वो कितना 10 होता है, तो उसका मीन्स जी इंडेक्स होगा 10। जितने पेपर है उस सभी पेपर्स के साइटेशन को सम करते हैं और सम के बाद जो वैल्यू आती है उसको स्क्वायर करते हैं। एम इंडेक्स, द एम इंडेक्स इज द एच इंडेक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स दैट द साइंटिस्ट हैव बीन एक्टिव। The M index inherently assumes the unbroken research activity since the first publication. जैसे यहाँ पे M इंडेक्स है जो बेसिकली आपका जितना H इंडेक्स होता है और जो फर्स्ट पेपर आपका पब्लिश है उसके बाद अभी तक के जितने ईयर है वो H इंडेक्स डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स में आपने कितने पब्लिकेशन जो मींस कितने साल आपके एक्टिव है उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरा पेपर पहला पेपर था 2015 में, मेरा 2015 से स्टार्ट हुआ था, अभी मेरा H इंडेक्स 5 है। तो यहाँ पे जितने 8 बाई में जो 5 करूंगा उतना मेरा होगा M इंडेक्स, 8 बाई 5 करूंगा वो मेरा होगा M इंडेक्स। M इंडेक्स जो मीन्स वो दिखाता है कि साइंटिस्ट
एक्टिविटी दिखाता है कि उसकी एक्टिविटी उसमें कितनी एनरोल है, उसके बेसिस पे जो कैलकुलेट होता है वो होता है एम इंडेक्स। हमने पहले बात की थी टू टाइप की मैट्रिक्स के बारे में, पहली साइटेशन मैट्रिक्स। अभी तक हमने जितने भी देखी वो बेसिकली कहीं ना कहीं जनरल के रिलेटेड थी, तो दूसरी कहीं ना कहीं ऑथर के रिलेटेड थी। लेकिन ये जो दूसरी है अल्ट मैट्रिक्स, मींस पहली थी साइटेशन मैट्रिक्स, उसको बिब्लियो मैट्रिक्स भी कहते थे। दूसरी थी अल्ट मैट्रिक्स मींस अल्टरनेटिव मैट्रिक्स, उसको पूरे ऐसे बोलते हैं अल्टरनेटिव मैट्रिक्स। अल्ट मैट्रिक्स समराइज द लेवल ऑफ अटेंशन received the social media and other platforms, offering the useful information about the impact outside of scholarly publishing and also serving as a early indicator of possible intention to cite a publication। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, लाइक लिंक्डइन है, ट्विटर है, या फिर ब्लॉग है, जितनी भी साइट अवेलेबल है, अगर आपने कहीं पे अपने हेलो आपकी कोई क्वेरी है, आप बोल रहे हो? बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है कि जहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रोफाइल उसमें दिखा सकते हो, आप अपने रिसर्च के बारे में बात कर सकते हो। ब्लॉगिंग है, या फिर लिंक्डइन पे भी आप लिख सकते हो, ट्विटर पे भी आप लिख सकते हो। वो सब है जो बेसिकली स्कॉलरली वेबसाइट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी वो आप अपने आर्टिकल के बारे में पब्लिसिटी कर सकते हो। उसके बेसिस पे जो एक काउंटिंग होती है, उसके बेसिस मींस कितने पर्सन्स ने उसको ट्वीट किया, उसको देखा या लाइक किया या फिर उसके बारे में बात की, उसके बेसिस पे जो डेटा जनरेट होता है वो होता है अल्टरनेटिव मैट्रिक्स। अब अभी का टाइम ऐसा है कि अगर आप सिर्फ गूगल स्कॉलर या फिर वहां पे पेपर डालोगे तो उसको इतने रिसर्च हाईलाइट नहीं मिलते हैं। अगर आपको कोई भी पेपर को उसको ज्यादा रिसर्च हाईलाइट करना है तो आप उसको लिंक्डइन पे डालोगे, ट्विटर पे डालोगे, या कोई अदर ब्लॉगिंग साइट पे डालोगे, फेसबुक पे डालते हो, पिंटरेस्ट पे डालते हो, वहां पे डालोगे तो उसका रिसर्च अटेंशन बढ़ेगा। और रिसर्च अटेंशन बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट ट्राई करते हो, और उसके बाद जो एक डेटा जनरेट होता है उसको बोलते हैं रिसर्च अल्टरनेटिव मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने दिखा है कि अगर आप कोई भी एक जर्नल देखोगे तो वहां पे भी एक अल्टरनेटिव मैट्रिक्स के लिए प्रोफाइल अवेलेबल होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स की अल्टरनेटिव मैट्रिक्स है। यहाँ पे अभी आपके मीन्स यहाँ पे भी दिखाता है कि आपके पेपर के बारे में कहाँ पे कितनी बार मीन्स बात हुई है। कमेंट है, विकिपीडिया में, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, रेडिट पे है, यहाँ पे आपका पेपर के बारे में बात हुई है। यहाँ पे डायमेंशंस दिखा कि ये सब आता है उसके अल्टरनेटिव मैट्रिक्स में कि आपके पेपर के बारे में कहाँ पे कितनी बार बात हुई है, कितनी बार आपके पेपर को सर्च किया है, वो सब आता है अल्टरनेटिव मैट्रिक्स में। पहले हमने जो पढ़ा था वो साइटेशन बेस्ड मैट्रिक्स थी, ये अल्टरनेटिव मैट्रिक्स है। लेकिन ये सब जब आप यूज करोगे तो उससे आपके जो भी रिसर्च पेपर्स है या जो भी रिसर्च है उसको एक हाईलाइट मिलती है, वो एक रिसर्च अटेंशन मिलता है, उसके बारे में सबसे ज्यादा पब्लिक को अवेयर होता है। हाउ टू इंटरप्रेट द रिसर्च मैट्रिक्स
Matrix simply tell us the what and what are the number of view of the work, what are the number of downloads from the journal, what are the number of citation. Matrix simply tell us the means about the what. To interpret your matrix effectively, think less about what and use your matrix as a starting point to develop deeper into who, how and why. Who is the reading the journal, where are they based, what is their role and how they accessing it. जो भी आपका रिसर्च है वो कौन से पब्लिक के थ्रू मींस वो उसमें पास होता है, मींस कौन सी डेजिग्नेटेड वाला पर्सन आपके रिसर्च को पढ़ता है, आपके पेपर को एक्सेस करता है, वो अगर देखोगे तो उसके बाद आप अपना रिसर्च इंक्रीज मींस उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि मींस हाईली रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सभी एक हाईली रेप्यूटेड जर्नल्स को फॉलो करते हैं, तो अगर आपको पेपर उसी जर्नल में आप अगर अपना पेपर आएगा तो वो जो है वो एक हाईली रेप्यूटेड सोसाइटी में आपका पेपर होगा, उसकी रेप्यूटेशन भी इंक्रीज होती है। Who are the key authors in your subject area? Where are they publishing now? आप देखते हो कि आप जो आपके जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट के जो मेन की ऑथर्स है, जो सबसे ज्यादा हाईली रेप्यूटेड ऑथर्स है, वो कौन सी जर्नल्स फॉलो करते हैं अपने पेपर्स को पब्लिश करने के लिए, वो लोग उसमें पेपर कैसे पब्लिश करते हैं। वैसे भी आप अपने रिसर्च हाईलाइट्स रिसर्च अटेंशन इंक्रीज कर सकते हो, अपना रिसर्च मैट्रिक्स बढ़ा सकते हो। हाउ आर द यूजर्स रिस्पॉन्डिंग टू योर कंटेंट? आर दे साइटिंग इन जनरल, मेंशनिंग इन डॉक्यूमेंट्स और टॉकिंग अबाउट इन ट्विटर? अब देखोगे कि अगर किसी का अगर रिसर्च अच्छा होता है तो वो जर्नल में ज्यादा साइट होता है, उसके बारे में सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं। तो वैसे आपको आपका रिसर्च ऐसा बनाना है कि उसके बारे में सबसे ज्यादा मींस डिस्कस हो, उसके बारे में सबसे ज्यादा वो सब उसको यूजफुल हो। हाउ इज योर सब्जेक्ट आर डेवलपिंग? व्हाट आर द हॉट टॉपिक्स एमर्जिंग फ्रॉम योर कन्वर्सेशन? व्हाई वाज द स्पेसिफिक आर्टिकल सक्सेसफुल? What made the media pick up on it? What promoted citation from the other journals who was talking about? ये जो लास्ट के जो जितने भी टॉपिक हो बेसिकली ऐसे है कि हम अपना रिसर्च कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और रिसर्च लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमको ये से हमको मैट्रिक्स के बारे में नहीं, लेकिन हम जो पेपर पब्लिश कर रहे हैं वो कौन मींस उसको कितनी बार साइट होता है, कौन से लोग उसको साइट करते हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो वैसे हम अपना रिसर्च प्रोफाइल अच्छा बना सकते हैं। अगर हमने अच्छा पेपर पब्लिश किया है तो वो मींस वो एक हाई रेप्यूटेड जर्नल्स वाले पब्लिश करेंगे, उनको रेफर करेंगे, उसको रेफर करने के बाद उसके बारे में कुछ भी हमको एक अच्छी कमेंट मिल सकती है। तो अगर रिसर्च अच्छा हो तो अच्छी कमेंट से अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। इसलिए पब्लिश हमेशा जो भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो बेसिकली उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च होना चाहिए। ये हमने अभी जो रेफरेंस मैट्रिक्स वाला भी जो देखा है उसमें भी अगर किसी को भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि वो असाइनमेंट के रिलेटेड हम सब क्या है उसमें। सर अगर रिसर्च सेंटर पे हमें आपको मिलना हो तो टाइमिंग्स क्या होंगे आपके? किसके बारे में? हेलो सर कोई भी क्वेरी हो अगर हमें आपसे हेलो हाँ बोलिए सर, हमें आपसे कोई भी क्वेरी और रिसर्च सेंटर पे मिलना हो तो आपके टाइमिंग्स क्या होंगे? किस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे? 10 से 6:30 बजे तक यहाँ पे ही हम होते हैं यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर पे। 10 to 6:30। सर एक एडवाइस चाहिए थी। हेलो एडवाइस बेसिकली मैंने क्या है सारी रेफरेंस बुक जो है वो भी पढ़ी है 1 या 2 बार। ये ई बुक्स में ये लिंक दी हुई है ना वो भी। हेलो हाँ बोलिए। हाँ अभी जैसे हमें असाइनमेंट तो सबमिट कर दी, अब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है सर? तो एक तो सैंपल एमसीक्यू हमारे पास जरिया है। आप बोल रहे हो बीच में कट हो रहा है, मींस आप क्या बोल रहे हाँ, हो वो नहीं। सर अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। क्या ओके सर, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए तो एक तो सैंपल एमसीक्यू है, ओके, और दूसरा तो सारे लेक्चर्स की पीपीटी हमने डाउनलोड की है
वो है, ठीक है। लेकिन ये रेफरेंस बुक में से जब हम पढ़ते हैं ना तो सर आई कैन फाइंड कि वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है एमसीक्यू रिलेटेड, मतलब वहां पे बहुत अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डिस्कशन अगर रेफरेंस बुक देखी होगी ना, उसमें बेसिकली एथिक्स के रिलेटेड सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि रिसर्च की इंटीग्रिटी कैसे डेवलप होती है, रिसर्च के एथिक्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर ने क्या क्या बोला है। अगर वो आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ये फिलोसोफर ने रिसर्च एथिक्स के बारे में ये सब लिखा है, तो दूसरे एथिक्स ने उसको क्रिटिसाइज उसमें किया है, उसके बारे में उसके जो वर्ड्स है उसको ये मींस दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किए। आप उसमें वो देखोगे कि रिसर्च एथिक्स को डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर ने कैसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन ह्यूमन्स और साइंस ये सब दिया हुआ है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सर हमें समझ, मतलब एक्चुअली दे हैव डिस्कस, तो लेकिन ये बुक पढ़ते हैं तो आप जो बोल रहे हो बीच में कट हो जा रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो स्टार्टिंग में आता है लेकिन बीच में मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है सर कि जो बुक पढ़ते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता बिल्कुल इसमें क्या लिखा है। वो बेसिकली जो मैंने बोला कि वो जो उसके स्टार्टिंग में जितनी भी एथिक्स की बुक है ना, उसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर में रिसर्च एथिक्स के बारे में उनका क्या क्या ओपिनियन दिए है, उनको एक एज अ स्टोरी के बारे में ऐसा दिखाया है कि एक डिफरेंट रिसर्च फिलोसोफर ने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है, दूसरे फिलोसोफर ने उसको ऐसे दूसरी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स की व्यू है कि रिसर्च एथिक्स के रिगार्डिंग। अगर आप लेकिन सर बाकी डिफरेंट है वो रिसर्च पेपर टाइप है। ओके सर, मैं समझ गया। आपने ये एक लेक्चर इसके लिए रखा है, वैसे एक लेक्चर उसके लिए रख सकते हैं रेफरेंस बुक के लिए। नहीं, वो रेफरेंस बुक तो बेसिकली ये जो है अगर आप देखोगे तो सिलेबस में और उसमें भी थोड़ा आपको डिफरेंशिएट मिलेगा, क्योंकि उसमें है जो सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बेसिकली हमने इसलिए रखा है क्योंकि यूजीसी रेकमेंडेड जो रेफरेंस बुक है उसमें उन लोगों ने मेंशन किया था, इसलिए हमने वो रखा था। लेकिन अगर आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में वो सब डिफरेंट ज्यादा है, उसके बारे में ज्यादा स्टडी करना हो तो आपको उसके रिगार्डिंग इसके बाद जब आपका पोस्ट एक पोस्ट वर्क होगा उसमें आप ज्यादा डीपर पढ़ पाओगे। अभी ये सब है वो बेसिकली अभी तो ये 30 आवर्स का क्रेडिट कोर्स है, लेकिन उसके बाद आपका पोस्ट में 180 आवर्स का होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद 180 आवर्स का आएगा। ये कोर्स वर्क है, वो उसके अलावा दूसरा कोर्स वर्क, उसमें आप अभी ज्यादा डीपर जाओगे। ये रजिस्ट्रेशन होने के लिए हम उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? ये जो अभी प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स है उसमें अबव 50 मार्क्स ने कंपलसरी है। ओके, समझ गया। अबव द 50% इज कंपलसरी, मींस 50 मार्क्स से ज्यादा लाना कंपलसरी है। ओके ओके, so that includes internal as well? Include internal as well as your assignment and external marks। मतलब सबका टोटल करके 50 होना चाहिए या हर एक में 50-50? सबका टोटल करके 100 में से मार्क आएगा। उसमें मैंने आपको पहले भी बोला 30 मार्क्स इंटरनल का है, 20 मार्क्स असाइनमेंट का है और 50 मार्क्स आपका एक्सटर्नल का है। सर मैं पूछ रही थी सब में 50% लाना जरूरी है? मतलब जैसे 30 हो तो टोटल बोला। ओके सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप एग्जाम जब भी रखें 5 से 7 दिन का उसमें गैप रखिएगा ना, तो हम लोगों को मतलब जो अप डाउन करते हैं उन्हें कन्वीनियंट रहेगा। वो तो जब जैसे मुझे डेट मिलेगी वैसे ही मैं तो रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सर मैं भी सर से बात करूंगा ही उसके रिगार्डिंग कि सर डेट वैसे कन्वीनियंट हो सबके लिए, मैं वैसे ही रखूंगा। और जो भी है हम जैसे ट्राई कर रहे हैं कि वो बेसिकली अगर सैटरडे संडे है तो उसके लिए भी अच्छा है कि संडे के टाइम पे भी सर स्टूडेंट वहाँ पे वो एग्जाम दे पाए। यहाँ पे भी जितने असिस्टेंट प्रोफेसर भी सबसे ज्यादा है जो अपने कॉलेज में लेक्चर लेते हैं वो भी इजीली एक्सेस कर पाए ये एग्जाम को। हेलो सुनील सर। थैंक यू सो मच। हाँ बोले सर, एग्जाम 100% ऑफलाइन ही रहेगा ना? हाँ ऑफलाइन, 100% ऑफलाइन ही रहेगा।
ओके सर। लेकिन अभी जो नेक्स्ट है, जो भी असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेरी है, अगर उसमें किसी को भी क्वेरी हो तो वो बोल सकते हैं, तो हम वो असाइनमेंट के बारे में देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर 6th नंबर वाला जो आरपी है उसके अंदर वो जो 3 स्क्रीनशॉट्स हमें शेयर करने हैं वो एग्जैक्टली कैसे हैं वो एक बार। हाँ मैं 1 मिनट में आपको वही दिखाता हूँ। आपने बोला 6 नंबर वाला। हाँ सर, उसमें 3 स्क्रीनशॉट वाला जो है ना, नेक्स्ट 2 ये जो यहाँ पे हमने दिया है कि सबमिट स्क्रीनशॉट ऑफ एनी 3 साइटेशन इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट इन 1 MS वर्ड फाइल। अगर आपने लेक्चर में पढ़ा होगा तो देयर आर सो मेनी citation index service providing sites are available, like जो भी हमने स्कोपस देखी वो भी एक citation index providing site है, वेब ऑफ साइंस है वो भी एक citation indexing site है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI है। वो सभी जो वेबसाइट है आपको वो वेबसाइट का सिर्फ स्नैपशॉट लेके उसमें सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्कोपस लिखा है, तो स्कोपस का जो जर्नल लिस्ट वाला है સર આ કોઈનું માઇક ચાલુ છે, બંધ કરાવો ને સર, કોઈકનું માઇક ચાલુ છે। हाँ, ये जो स्कोपस है वो बेसिकली एक साइटेशन इंडेक्सिंग साइट है, तो मुझे सिर्फ ये इंडेक्सिंग साइट वाला है उसको एक स्नैपशॉट लेके ही रखना है। अगर आपको पता नहीं चल के कितने कितने टाइप की है, मैंने अभी तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दी। अगर कोई भी आप जर्नल खोलोगे, देखिए अभी मैंने एक जर्नल ओपन किया है, एक जर्नल +1, वो +1 में देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखाई देगा। यहाँ पे देखो एक जर्नल का एक इंडेक्सिंग दिखा देता, मीन्स कौन से वो इंडेक्सिंग साइट में उसकी साइट रिफर हुई है। यहाँ पे देखो जैसे हमने दिखाया था, ये जितने भी इंडेक्सिंग सर्विस है उसमें ये +1 जर्नल रिफर हुई है। वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, गूगल स्कॉलर है, FSD है, एम्प्रेस है, CS है, एग्रीकोला है, मेडलाइन है, पबमेड है, ये सब हो गए उसकी साइटेशन इंडेक्स। आपको ये साइट ओपन करके उसका सिर्फ एक स्क्रीनशॉट रखना है वर्ड फाइल में, ऐसे 3 साइट ओपन करके। हाँ सर, उसमें डाउट सिर्फ इतना है कि वो उनका होम पेज ही हमें शेयर करना है होम पेज। ओके फाइन, थैंक यू। अगर ये H इंडेक्स वाला तो आप सभी को क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, एग्जाम थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों रहेंगी ना? एग्जाम MCQ बेस्ड हो, प्रैक्टिकल नहीं होगी? नहीं MCQ बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड आपका असाइनमेंट में जो मार्किंग है वो आ जाता है। ओके सर। ओके सर एक बार RP 05 वाला असाइनमेंट एक्सप्लेन करिए ना। एक RP 05 में कौन सा है सर? प्लेजरिज्म वाला है। वेबसाइट चेक योर सिनॉप्सिस एंड गेट द रिजल्ट। जो फर्स्ट वो आपका बेसिकली आपका रिसर्च प्रपोजल या फिर आपके पास कोई भी रिसर्च कंटेंट हो, उसको आपके यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू पे एक वेबसाइट दी हुई है स्मॉल SEO टूल्स की। उस पे जाके मीन्स आप अपने जो कंटेंट है उसको चेक कर सकते हो कि उसमें प्लेगराइज मटेरियल कितना है। उसको जो प्लेगराइज मटेरियल को आप चेक करोगे ना, तो उसके बेसिस पर आपको एक रिजल्ट दिखाएगा कि इतना % यूनिक है, इतना % प्लेगराइज है। वो जो रिजल्ट है उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट रखना है। उसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल भेज सकते हो या कोई भी एक कंटेंट उसमें डाल सकते हो। ओके सर, थैंक यू। उसमें से एक रिपोर्ट ही बनेगा, वो रिपोर्ट ही सबमिट कर दीजिएगा। हेलो क्या? ओके सर, थैंक यू। हाँ सुनिए सर, मैं वो बोल रहा हूँ, प्लागियरिज्म चेक करना है ना, इस ये जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है
उसमें मैंने चेक किया है तो मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल का टाइटल डाला इंग्लिश में और मैं थोड़ी सी हाइपोथेसिस डाली उसमें। तो प्लागियरिज्म का मैंने चेक किया तो लास्ट में एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को ही मैंने सबमिट किया है। रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके। या फिर आप रिपोर्ट भेज सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट, क्योंकि बेसिकली वो आपके प्रैक्टिस के लिए कि अगर आपका कंटेंट है वो आप कहीं पे भी पब्लिश करोगे ना तो एटलीस्ट उसमें प्लेगराइज मटेरियल लेस देन 10% होना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी आर्टिकल भी पब्लिश करोगे ना तो उसमें भी लेस देन 10% आपका कंटेंट है वो लेस देन 10% ही होना चाहिए प्लेगराइज कंटेंट। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। आज ચોથા નંબરનો અસાઇનમેન્ટ છે જે એનું એબ્સ્ટ્રેક્ટ કોપી કરીને મૂકવાનું છે, બરાબર? તો આપણે જે જનરલ ટૂર પર એબ્સ્ટ્રેક્ટ કોપી કરીને મૂક્યું અને પછી એનો જે સ્કોર આવે છે બ્લુ લાઇનમાં બતાવે છે, જેમ કે 3 આ વધારે કોપી થઈ છે કે આ ઓછું થાય છે, તો આપણે જે વધારે સ્કોર હોય એ જનરલ લેવાની ને? નહીં આમાં સ્કોર નહીં બતાવશે। આમાં જે તમે જનરલ ફાઇન્ડિંગ ટૂલ્સ ની વાત કરો છો? હા એની જ વાત કરું છું। તો જનરલ ફાઇન્ડિંગ ટૂલ્સ માં તમે તમારું કોઈ પણ એક એવું એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાખો તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ ને અકોર્ડિંગ તમને બધી જર્નલ સજેસ્ટ કરશે કે તમારો એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે તે આ જર્નલ ને વધારે સુટેબલ છે, આ જર્નલ ને વધારે સુટેબલ છે, એ રીતે તમને જુદી જુદી જર્નલ તમને બતાવશે। એ જે જર્નલ બતાવશે ને એનું તમને સ્ક્રીનશોટ મૂકવાનું છે। હા સર, એની જ વાત કરું છું, જે કોર્નર પર બ્લુ ટીક માં છે ને તમારી જનરલ જો સૌથી વધારે મેચ થાય છે તો 3 બતાવે અને ઓછી મેચ થાય તમને જે બતાવે ને રિઝલ્ટ એનો સ્ક્રીનશોટ મૂકવાનો છે। ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ। જર્નલના જુદા જુદા જર્નલ ફાઇન્ડિંગ ટૂલ્સ છે, વિલેનો અલગ છે, એલ્સવેર નો અલગ છે, સ્પ્રિંજર નો અલગ છે, બધા અલગ અલગ છે। हाँ सर। सर हमारा सर हमने असाइनमेंट जब मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा था, यहाँ पे सबमिट कर रहा था, बाय मिस्टेक मैंने कोई और फोटो वो फोल्डर से उधर अपलोड कर दिया, फिर आपको मैंने जो करेक्ट था वो ईमेल भी कर दिया, तो काइंडली वो आप कंसीडर कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि नंबर्स कट जाए मेरे असाइनमेंट। नहीं इसलिए मैंने जो आपको मेल दिखा है वो मेल पे आपको सिर्फ क्वेरी के साथ वो सबमिट कर देना तो उसमें हो जाएगा फिर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वो री ओपन नहीं होगा, इसलिए एक बार सबमिट होने के बाद वो री ओपन नहीं होगा। जी सर, मैंने भी मेल किया हुआ है, मेरा लास्ट वाला असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो गया था, गलती से वो अलग सबमिट हो गया था। और उसके अलावा कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो उसको आप आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा था जो RP4 में जो फर्स्ट 3 थे वो पहला 3 था, जो पहले था वेब ऑफ साइंस में, ऐसे आप उसमें जो जर्नल्स फाइंड करोगे उसका इम्पैक्ट फैक्टर, वेबसाइट लिंक और ISSN नंबर देना था। दूसरे में था जो UGC कैल, आप सबने UGC कैल लिस्ट ओपन किया था, UGC कैल लिस्ट में आपने अपना अकाउंट बनाया होगा, अकाउंट बनाने के बाद वो आपको पूरी जर्नल की लिस्ट दिखाता है, उसमें से कोई भी 5 जर्नल लेके उसका ISSN नंबर लिखना था। सर हाँ बोलिए। वो प्रीवियस वाला जो असाइनमेंट था स्कोपस UGC केयर वाला, उसमें फिल्टर कहाँ से करना है सर, फैकल्टी वाइज? फिल्टर मींस उसमें कहाँ फिल्टर मतलब जैसे कि हम पैरामेडिकल फील्ड में है तो उसमें तो सारी जर्नल दिखा रहे हैं, तो उसमें पैरामेडिकल के स्पेसिफिकली फिल्टर वाला ऑप्शन कहाँ है? अगर आप जैसे उसमें मैंने लिखा है कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस मैंने दोनों लिखा है, तो आप जैसे स्कोपस ओपन करोगे तो स्कोपस में जो जर्नल सब आपको दिखाई देगी और उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया लिखा है और सब्जेक्ट एरिया में यहाँ पे सब आपको सब्जेक्ट दिखाएंगे। उसमें सर फिजियोथेरेपी स्पेसिफिकली नहीं दिखा रहा है। अगर उसमें नहीं है तो वो उसके अंदर आपकी कोई जर्नल अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी वही सब्जेक्ट उस पर लिखा है। हेलो हाँ वही सर, तो दूसरे सब्जेक्ट ही डाल सकते हैं ना सर? हाँ, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली जो सब्जेक्ट उसमें कवर होता है वो ही सिर्फ दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा इसमें। अच्छा हाँ ओके सर, तो फिर मार्क्स कटेंगे ऐसा नहीं है ना सर? नहीं यहाँ पे देखा हेड प्रोफेशन है, तो हेड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसमें फिजिकल थेरेपी है, हाँ तो वो डाल सकते हैं। हाँ वो आप डाल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो
या उसके बाद जो लास्ट में उसके बाद थर्ड जो था वो था ओपन एक्सेस जर्नल। उसके लिए आपको ओपन करना होता है DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, DO। अब जैसे आप DOAJ ओपन करोगे डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, तो उसमें आप सभी ओपन एक्सेस जर्नल को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज कोई भी जर्नल लिख सकते हो। आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स के सभी जर्नल्स आपको दिखाएगी, जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल है वो सभी। यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो। दूसरा था UGC कैललिस, थर्ड था ये ओपन एक्सेस वाला। जो फोर्थ था वो जनरल फाइंडिंग टूल के रिगार्डिंग था। मैंने अभी जो दिखाया कि आप सिर्फ कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट लेके उसको जनरल फाइंडिंग टूल में डाल के वो फाइंड करना है। यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डाल दो और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में फिर आपको लास्ट में जर्नल दिखाएगा, वो जर्नल का आपको स्नैपशॉट ले लेना है। फिर यहाँ पे जो आप सोर्स गन का एक्सेस करोगे, हाँ बोलिए। हेलो, यहाँ पे जो आपको सोर्स गन का ओपन करोगे, आपने जो जिसके बारे में आपका जो टॉपिक है उसके रिलेवेंट 2 थीसिस फाइंड करनी है, और थीसिस फाइंड करने के बाद उसका जो एक URL है वो URL आपको यहाँ पे सबमिट करना है। दूसरा है इसमें ये जो स्मॉल SEO टूल्स है, जो आपका कंटेंट है उस साइट पे या फिर आपको कोई भी प्लेगरिज्म वाली साइट पे जाके उसको आपका जो भी रिजल्ट आया वो रिपोर्ट को सबमिट करना है, उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करना है। सर अभी दिखाया उसमें रिसर्च पेपर ही, अभी जो प्रपोजल हमने बताया था वो ही डालना है उसमें। आप रिसर्च प्रपोजल डाल सकते हो। अगर उसको ना डालना और कोई और पेपर हो तो भी चलेगा? हाँ, कोई वो भी चलेगा। आपका कोई भी कंटेंट हो, आपको अगर पास नहीं हो तो कोई भी पेपर का कंटेंट भी डाल के देख लो, क्योंकि वो बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिकल कर रहे हो। उसके लिए आप मीन्स आपका अपना खुद का कंटेंट नहीं है तो कोई भी कंटेंट उसमें डाल के देख सकते हो। बेसिकली वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो रिजल्ट के बारे में इंटरप्रेट क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आप जो डाला उसके बारे में जो रिजल्ट आया वो बेसिकली वो रिजल्ट के बारे में है, तो वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। उसमें जो रिजल्ट आपको दिखाएगा ना वो आपको पता होना चाहिए कि वो रिजल्ट क्या है। सर सर हाँ बोलिए। सर जो URL हम लिखेंगे वो क्लिकेबल होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है? नहीं, वो क्लिकेबल नहीं, क्योंकि वो जो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे पता है कि साउथ गंगा की साइट स्टार्ट कहाँ से होती है, तो मुझे वो स्टार्टिंग एड्रेस तो मुझे पता होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी लिखोगे तो एटलीस्ट वो स्टार्टिंग एड्रेस से पता चल जाएगा कि आपने साउथ गंगा पे फाइंड किया है कि नहीं। वो अगर आप एक्सेसिबल नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, एंड वन मोर डाउट सर, जो 4th चैप्टर का फर्स्ट असाइनमेंट है उसमें इम्पैक्ट फैक्टर ऑलरेडी अगर हमें दिया है तो वही हमें लिखना है या हमें इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट नहीं करना है, जो जर्नल की वेबसाइट पे या फिर गूगल फाइंड करके जो देता है वही आपको लिखना है। ओके, उसमें जो दिया है वही इम्पैक्ट फैक्टर लिखना है? हाँ, वही आपको लिखना है। ये जो काउंटिंग है बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि काउंटिंग कैसे होती है। हेलो सर। हाँ बोलिए। Am I audible? यस सर एक्चुअली वो जो H इंडेक्स का असाइनमेंट था उसमें मैंने आपने जो बताया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे नहीं किया हमने, पर फॉर्मूला रख के किया है, तो मुझे फिर से करके मेल करना पड़ेगा? नहीं, आपने जो सबमिट कर दिया वही है। आपको उसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं, आपने एक वन लाइनर लिखा होगा तभी चलेगा, लेकिन जो भी लिखा है वो कंप्लीट मींस परफेक्ट होना चाहिए, वही है। अच्छा, वो गूगल पर सर्च करके मैंने उसका फॉर्मूला फाइंड किया था और उसके अकॉर्डिंग वो वन लाइन में लिखा है, तो हाँ वो वन लाइन में एटलीस्ट वो जो रिसर्च है वो रिसर्चर है उसके सामने जो आपने इंडेक्स लिखा होगा वो सही होना चाहिए बस। अच्छा ओके ठीक, थैंक यू सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आज मैं ब्लैक चेक करू कीधु ने
એમાં કમ્પલસરી એટલે 10% હમણાં બી અમે જે અસાઇનમેન્ટમાં સબમિટ કરાવ્યું એમાં પણ 10% થી લેસ આવે એવું જ સ્ક્રીનશોટ કે જે આવે એ ચાલે. મેં તમને આ તો તમારા પ્રેક્ટિસ માટે છે, પણ જસ્ટ તમે જ્યારે તમારા પ્રેક્ટિસ માટે છે, તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમે રિયલી કશે સબમિટ કરશો, કોઈ પેપર્સ છે કે પછી થીસિસ છે, તે તમારું 10% થી ઓછું જ હોવું જોઈએ. ઓકે ઓકે, એટલે અત્યારે તો એવું નથી ને, થોડું મતલબ મારું ઓલમોસ્ટ જસ્ટ તમારા પ્રેક્ટિસ આ તમારું બેઝિકલી કોર્સ વખત તમારા પ્રેક્ટિસ માટે છે કે જે પ્રમાણે તમારા પબ્લિકેશન્સ છે ને બધું તમને એટલીસ્ટ તમને ખ્યાલ આવે કે તમને જર્નલ્સ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાની છે, પબ્લિકેશન્સમાં કયા કયા ઇથિક્સો લાગતા છે, એ તમને ખાલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે. ઓકે ઓકે. અને બીજું સર એક એકચ્યુઅલી હું છે ને ટ્રાવેલિંગમાં જ હતા લાસ્ટ 12 ડેઝ થી, તો પછી મેં ડ્યુરિંગ ટ્રાવેલિંગ જ બધું મોબાઈલમાં ગૂગલ ડોક્સમાં બનાવી અને પછી એને વર્ડમાં કન્વર્ટ કરીને બધી ફાઇલ સબમિટ કરેલી હતી અસાઇનમેન્ટમાં. તો મેં રીચેક કરેલું હતું, બધી ફાઇલ ખુલતી હતી, પણ આઈ થિંક એકાદ ફાઇલ એવી હતી કે જે નહીં ખુલતી હતી. તો હવે એમાં હું કેવી રીતે ચેક કરી શકું? એટલે પછી એ તો સબમિટ થઈ ગયું એટલે હવે તો નહીં ખુલશે ને મારાથી? એ ફાઇલ રિગાર્ડિંગ જે ઇન્ફોર્મેશન છે ને તે મને ખાલી મોકલી આપજો, તે હું એ પ્રમાણે તમને ઇન્ફોર્મ કરી દઈશ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. હાજી. પણ એ ફાઇલ નથી મોકલતા, ખાલી જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન મોકલજો કે કઈ ફાઇલ છે, કયો ક્વેરી છે. આ ક્વેશ્ચન નું આન્સર મેં સબમિટ કર્યું છે, એ ખુલતું ઓપન થતું એટલીસ્ટ, કેમ કે મારાથી મેં બધું ટ્રાય કર્યું તો બધી ખુલી છે, પણ એકાદ બે માં એવું હતું કે ભાઈ તમે ઇનેબલ કરો ફાઇલ ઓફલાઈન બતાવવા માટે, તો ઇનેબલ કર્યું પછી ખુલી ગયું, પણ એકાદ ફાઇલ આઈ થિંક એવી છે કે ખુલતી નથી. એમ તો મેં બધી કરી જ છે ટ્રાય, તો એના માટે તમને પર્સનલી ખાલી ક્વેશ્ચન નંબર મોકલી દઉં કે આ વાળું એકવાર જોઈ લઈશ. ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. સર સર આઈ એમ ઓડિબલ? યસ સર, પેપર્સમાં છે ને કોઈક વાર ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર નથી બતાવતા, તો આપણે એ જે પણ જર્નલ હોય એનું ટાઇટલ કોપી કરીને ગૂગલમાં રાખીએ કે એનું ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર, એવી રીતે પણ ચાલે ને? હા, એ રીતે પણ ચાલે, કારણ કે તમને પહેલા જ કીધું, કારણ કે જે ક્લેરિફાઈડ છે તમારાથી આખો એક્સેસ નહીં થશે, કારણ કે પરચેસ કરવું પડતું હોય છે, એના જગ્યાએ તમે આવી ગૂગલ માંથી એક્સેસ કરી શકો છો. તો પછી લિંક કોની મોકલવાની, કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ની કે જે જનરલમાં પેપર્સની લિંક મોકલવાની? લિંક છે તે તમારા જર્નલ નો હોમ પેજ ની મોકલવાનું છે. કારણ કે હું અહીંયા એક લખું છું કે એટલે જે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર વાળી હોય તો એની અંદર તમારે ઇમ્પેક્ટ અહીંયા જો એક્ઝામ્પલમાં લખું છું કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર મને ફાઇન્ડ કરવા માટે જર્નલનો કે મેં એક જર્નલ સિલેક્ટ કરી છે +1, એનો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર લખું છું, તે મને અહીંયા ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર નો બતાવશે 3.752, પણ એની અંદર હું આ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર લખીશ અને મને જે વેબસાઇટ ની લિંક મૂકવાની છે તે હું ડાયરેક્ટ એનો જર્નલ નો હોમ પેજ ખોલીશ. આ જે જર્નલ નો હોમ પેજ છે તે ખોલીશ અને જે અહીંયા લિંક અવેલેબલ છે ને તે એમાં લખીશ journals.plos.org +1, એ છે એની જર્નલ ની હોમ પેજ ની લિંક. હા સર. તો સર આમાં ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર નહીં બતાવે તો ચાલે ને? આની અંદર ઇમ્પેક્ટ નહીં, પણ જે તમારું જર્નલમાં તમને કીધું કે બહાર તમે આ ગૂગલ થ્રુ સર્ચ કરી શકો. હા સર. હા સર, થેન્ક યુ સર. હેલો સર. હા બોલો. હવે અમે અત્યારે એસાઇનમેન્ટો બધા કમ્પ્લીટ કરીને સબમિટ કરી દીધા છે, અને અત્યારે જે આપ સમજાવો છો એમાં અમે કરેલું કામ અને તમે અત્યારે સમજાવો છો એમાં થોડું ઘણું વેરિએશન કે થોડુંક અમારું ડિફરન્ટ કામ છે, તો પ્રોપર સાચું કામ કરીને ફરીવાર મેલ કરી શકાય કે કેમ? અત્યારે તો એ રીતે તમે નહીં કરો, પણ તમે જે તમારી ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ છે એક્ઝામ, હું એના માટે ફરીથી તમને મેસેજમાં પણ લખ્યું છે, કારણ કે અત્યારે મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટો શું કરે, લેક્ચર એક્સેસ નહીં કરે, સીધું જે પીપીટી ડાઉનલોડ કરી નાખે ને પછી ડાયરેક્ટ એસાઇનમેન્ટ એક્સેસ કરતા હતા. એ રીતે નહીં થાય. હું તમને બધાને કહેતો કે તમે પહેલા લેક્ચર એક્સેસ કરો, લેક્ચરમાં ઓલરેડી બધી જ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી છે ને એના પછી તમે પીપીટી એક્સેસ કરો. ત્યારે બધા સ્ટુડન્ટ શું કરે, લેક્ચર ની જોઈ સીધું પીપીટી ડાઉનલોડ કરી નાખે ને પીપીટી માં પ્રમાણે પછી એસાઇનમેન્ટ એક્સેસ કરતા હતા. તો એના અત્યારે તમે એ રીતે નહીં કરી શકો, કારણ કે ઓલરેડી આ લેક્ચર તમને કીધું કે રિવર્ઝન ફોર્મેટ છે. આ જ બધું જ સેમ તમારું લેક્ચર તમારા સેલ્ફ સ્ટડી કોર્સમાં હતું જ. ઓકે ઓકે ઓકે.
હેલો સર. હા બોલો. ફાઇલ જે અપલોડ કરીએ તે વર્ડ ફાઇલમાં જ કરવાની કે પછી પીડીએફ કે સ્ક્રીનશોટ કોઈ પણ અપલોડ કરી શકીએ ચાલે? તમે કોઈ પણ ફાઇલ અપલોડ કરી શકો. પીએનજી છે, જેપીજી છે કે પછી પીડીએફ, પીપીટી કે પછી વર્ડ ફાઇલ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. સર આ એક્ઝામ માટે રેફરન્સ બુક બધી લાઈન ટુ લાઈન વાંચવાની કે રેફરન્સ બુક બધી લાઈન ટુ લાઈન એમાં તો હું તમને આ કહી ના કહી શકો કે લાઈન ટુ લાઈન દરેક વસ્તુ હોય કે વાંચવું જ પડે. લાઈન ટુ લાઈન હોય કે પછી તમે સરફેસ રીડિંગ હોય કે પછી ડીપ રીડિંગ હોય, એ તો રીડિંગ જ કહેવાય. ઓકે સર. મીટિંગ આપણે તો અહીંયા ક્લોઝ કરીએ છીએ. જો તમને કોઈ રિગાર્ડિંગ કોઈ બીજી ક્વેરી હોય તો તમે મેસેજ કરી શકો છો, કાં તો પછી તમે કોલ કરીને પૂછી શકો છો. મે બી આઈ હોપ કે તમારા અસાઇનમેન્ટ રિલેટેડ જેટલી ક્વેરી છે એટલીસ્ટ એ આપણે અત્યારે અહીંયા તમારે જો સોલ્વ કરી છે. જો કોઈને કોઈ ફર્ધર ક્વેરી હોય તો તમે કોલ નહીં તો અહીંયા ડાયરેક્ટ યુનિવર્સિટી પર રિસર્ચ સેન્ટર પર આવીને પણ મળી શકો છો. થેન્ક યુ સર. હેલો સર. હા બોલો. હા સર, આ આરપી 6.1 ની અંદર જે એચ ઇન્ડેક્સ નું અસાઇનમેન્ટ છે એમાં એવું લખ્યું છે કે એમએસ વર્ડ ફાઇલ અથવા નોટપેડ ફાઇલમાં સમીકરણ સાથે જવાબ આપો. તો આ ઇક્વેશન કયું હશે? એચ ઇન્ડેક્સ તો આપણે ફાઇન્ડ કરી દઈશું, બરાબર? ઇક્વેશનના ફોર્મમાં નહીં, પણ તમે ખાલી જસ્ટ એક વન લાઇનરના ફોર્મમાં લખી દેશો તો પણ ચાલશે કે સમીર એચ ઇન્ડેક્સ ઇક્વલ ટુ જે નંબર આવતો છે એનો તે એચ ઇન્ડેક્સ નો મીન્સ સમીર નો જેટલું છે મીન્સ પાવર 5 કે જે 10 જે આવતો નંબર એ લખી દેશો તે પણ ચાલશે. ઓકે સર. હા, થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ મીન્સ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. તમને કોઈ પણ ક્વેરી રિગાર્ડિંગ હોય જે તમને આગળ અત્યારે કીધું તે રીતે તમે ફરીથી મોકલી દેજો. આ મીટિંગ આપણે અહીંયા ક્લોઝ કરી દઈએ. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Nice to meet you.